तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, इस गंदे शहर को एक नामी मैजिस्ट्रेट मिल गया। वाइकोर का चेहरा गंभीर हो गया। अगर तुम मुझे गंभीरता से नहीं लोगी तो मैं अपना वादा नहीं निभा पाऊंगा। सिंडी ने गहरी सांस ली, फिर नजरें झुकाई। ठीक है, तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। वाइकोर ने चुपचाप उसे देखा। आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और फिर अचानक वो मुस्कुराया, उठा और तेजी से उसके पास गया। उसका ठोड़ी पकड़कर चेहरा पास लाया और गहरी आवाज में पूछा, बताओ तुम ऐसा क्यों सोचती हो। सिंडी की आंखों में डर दौड़ गया। उसकी पलकों पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। विकर ने उसे छोड़ दिया और फिर से पास की कुर्सी पर जा बैठा। बोलो, सच बताओ। सिंडी ने दांत भींचे लेकिन बोल पड़ी, एक कंसुल होने के नाते विर्चू सबसे जरूरी होता है। तुम्हारे कानून, हाँ, वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स को खत्म कर रहे हैं। तुम्हारी इज्जत भी बढ़ रही है, लेकिन लंबे वक्त में यही कानून आम लोगों की मौत और दर्द की वजह बनेंगे। फिर जो बचेगा वो होगा गुस्सा और नफरत। फिर उसने वाइकोर की आंखों में देखा। बास्करविल क्लैन तुम्हें तब तक स्वीकार करेगी जब तक तुम क्लैन लीडर से कम ताकतवर हो। जैसे ही तुम उनसे आगे बढ़ोगे वो तुम्हें मिटा देंगे। विकोर ने गहरी सोच में उसकी बात सुनी। तो अगर मैं इसी रास्ते पर चलता रहा तो लोग मुझसे नफरत करेंगे और बास्करविल मुझे खत्म करेंगे। तो फिर मुझे अब क्या करना चाहिए। सिंडी ने एक आखिरी सलाह दी, जो भी सम्मान, जो भी कामयाबी तुमने यहाँ हासिल की है, सब कुछ बास्करविल क्लैन को लौटा दो। उनके लीडर को दे दो। ताकत छुपाओ ताकि तुम बच सको। सिंडी ने विकोर को गंभीर नजरों से देखा। अगर बास्करविल क्लैन से बचना है तो तुम्हें या तो लेनोर माउंटेन के लरू में जाना चाहिए या फिर एम्पायर के सेंटर में बनी एकेडमी में। वहाँ तुम्हारी उम्र और स्टेटस वाले लोग आम हैं। तुम अपनी पहचान छुपा सकते हो, ताकत भी। वो एक पल रुकी, फिर शांत लहजे में बोली, जब समय आएगा तो बास्करविल क्लैन के लीडर को तुम्हारी जगह भुगतना पड़ेगा। विकोर कुछ देर चुप रहा, लेकिन अचानक हवा में कुछ बदल गया। सिंडी ने महसूस किया खून और हिंसा की एक लहर उसके शरीर से टकराई। उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। विकोर की आवाज गूंजी, तुम जो कह रही हो वो ठीक वैसा ही है जैसे किसी हंटिंग डॉग से कहो कि वो अपने मालिक की गर्दन काट दे। उसकी आंखें अब खून से लाल थी और शरीर से तेज किलिंग इंटेंट निकल रहा था। सिंडी ने उसकी तरफ देखा पर उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ शांति। और यही एक रास्ता है बास्करविल की नफरत से बचने का। विकोर ने हल्की मुस्कान दी, मैं तुम्हारी बात याद रखूंगा। वैसे तुम्हारे ख्याल मेरे जैसे ही हैं। और फिर अचानक सिंडी की हथकड़ियां खुल गई। वो चौंक गई। तुम सच में मुझे जाने दे रहे हो। विकोर की आवाज ठोस और सीधी थी। मैं वादा निभाता हूँ। सिंडी उसकी बगल से गुजरी लेकिन रुकते हुए बोली, उम्मीद है तुम आज का दिन कभी पछताओगे नहीं। लेकिन तभी विकोर की आवाज फिर आई, क्या तुम मेसा मजीनो क्लैन का नाम जानती हो। सिंडी रुक गई, पलटी। विकोर बोलता रहा, अंडरडॉग सिटी के फाउंडिंग क्लैंस सिर्फ 7 नहीं थे, एक 8वां भी था। मेसा मजीनो एक समृद्ध मर्चेंट क्लैन, पर उनकी समृद्धि एक जन्मदिन के दिन खत्म हो गई। उनके सबसे छोटे बेटे ने अपनी न्यूली लर्न्ड सोर्ड टेक्निक दिखानी चाहिए, और जो उसने दिखाया वो बास्करविल की सीक्रेट टेक्निक थी। सिंडी की सांसें थमने लगी। बास्करविल को यकीन हो गया कि उनकी टॉप सीक्रेट मिलिट्री इन्फो लीक हो चुकी है और उन्होंने अपने हंटिंग डॉग्स छोड़ दिए। मेसा मजीनो क्लैन मिटा दी गई। विकोर की आवाज अब और गहरी हो गई, लेकिन उस सारे खेल के पीछे कोई और था। 7 क्लैन के कुछ युवा बास्करविल की टेक्निक्स चुराकर मेसा मजीनो के बच्चे को दे चुके थे। सिंडी की आंखों में अब भीगापन आने लगा। तुम ये कहानी मुझे क्यों सुना रहे हो, उसने पूछा हौले से मुस्कुराते हुए। विकोर ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, उस नरसंहार में एक बच्ची जिंदा बच गई थी, सिर्फ 1 साल की थी। उसे वहां से उठा लिया गया और फिर जो कुछ उसके साथ हुआ वो इतना घिनौना था कि मैं भी बयान नहीं कर सकता। सिंडी का चेहरा सख्त हो गया। वो मुड़ी, मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। वो चलने लगी, लेकिन विकोर रुका नहीं। उस बच्ची के साथ जो किया गया उन 7 युवा मास्टर्स ने, लेकिन फिर एक दिन एक नए डेप्यूटी कल आया और उसने सब कुछ उजागर कर दिया। उन 7 को पकड़कर पूरी तरह से सजा दी गई, तड़पा तड़पा कर मारा गया उन्हें, और अंत में उन्होंने अपनी गलती मानी। उनके आखिरी शब्द थे, हमने जो किया वो घोर अपराध था, माफ करना। सिंडी थम गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो 7 मास्टर्स कौन थे जिन्होंने माफी मांगी, उसने फुसफुसाते हुए पूछा। विकोर ने उसकी तरफ देखा। उन्हें माफी उस लड़की से मांगनी चाहिए थी जो झूठा नाम लेकर जी रही है, सिंडी वेंडी सेनरोज, मेसा मजीनो क्लैन की इकलौती जिंदा वारिस। सिंडी कांप गई। उसकी आंखों में अब दर्द था और सवाल, लेकिन मैं कैसे मानूं कि उन्होंने सच में पछतावा किया जब तुमने खुद उन्हें यातना दी। उसकी आवाज टूटी हुई थी। विकोर ने एक जलता हुआ टॉर्च उठाया, फिर शांत लहजे में बोला, अगर यकीन करना है तो खुद अपनी आंखों से देख लो। वो सिंडी को लेकर उस पुराने प्रिजन सेल की तरफ बढ़ा जहाँ कभी वो 7 यंग मास्टर्स कैद थे। मौत से पहले दरवाजा खुला और अंदर जो था, सिंडी की आंखें चौड़ी हो, जमीन पर खून से लिखे हुए शब्द, हम ही थे जिन्होंने मेसा मजीनो क्लैन को तबाह किया। हमने अपराध किया, माफ कर दो। हर लाइन कांपती हुई, डर से भरी, खून से लिखा हुआ पछतावा। सिंडी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन तभी उसका शरीर कांपने लगा। उसे घिन आने लगी और वो वहीं उल्टी करने लगी। विकर पास आया, शांत खड़ा रहा। उनकी मौतें दर्दनाक थी, लेकिन मेसा मजीनो का बदला अभी खत्म नहीं हुआ। एक क्लैन अब भी बाकी है। उसकी आवाज ठंडी थी और आंखें पत्थर जैसी। सिंडी, तुम्हारे पास पूरा हक है बास्करविल्स से नफरत करने का। तुम मेसा मजीनो क्लैन की इकलौती वारिस हो। सिंडी ने अपना मुंह पोंछा। आंसू अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे से बोली, तो फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो जबकि तुम खुद बास्करविल क्लैन से हो। विकोर हल्का मुस्कुराया, तुम गलत सवाल पूछ रही हो। सिंडी खामोश रही, फिर धीरे से उठ खड़ी हुई। मैं समझ गई,
तुम क्या कहना चाहते हो? उसने एक आखिरी बार मुड़कर देखा। विकोर वैन बास्करविल, ये जो तुमने किया है इसका कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगी। चलते चलते उसकी आवाज पीछे से आई, भले ही तुम्हारा आगे का जीवन कैसा भी हो, मैं इतना तय करूंगी कि तुम्हें कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े। विकर ने उसकी जाती हुई परछाई को देखा, फिर धीरे से बोला, मैं तुम्हारा वादा याद रखूंगा। कुछ समय बाद चिवावा तेजी से डेप्यूटी कुलवाइकर के कमरे की ओर भागा। सर उठ जाइए, काम का समय हो गया है। लेकिन दरवाजा खुलते ही उसकी आवाज गले में अटक गई। कमरे में विकोर गहरी नींद में था। चारों तरफ खून से सनी चादरें और बिखरे हुए मरे हुए लोग। फ्यूर ने आंखें मलते हुए कहा, गुड मॉर्निंग चिवावा। चिवावा हक्का बक्का, सर ये सब बॉडीज कहाँ से आई? वाइकोर ने एक झपकी लेते हुए कहा, पता नहीं, लगता है नींद में मार दिया। चिवावा सदमे में, सीरियसली? विकोर हंस पड़ा, रिलैक्स, मजाक कर रहा हूं। हॉलवे में चलते हुए चिवावा ने पूछा, सर आपका बचपन कैसा था? विकोर ने मुड़कर मुस्कान दी, तुम्हें अभी वाला मजाक फनी नहीं लगा क्या? चिवावा ने सीधा जवाब दिया, बात मजाक की नहीं है, बस कुछ और था। विकोर कुछ देर सोच में पड़ा, फिर खुद से बुदबुदाया, हाल ही में जिंदगी बहुत इंटरटेनिंग हो गई है। 2 जहरीले तीर लगे, 4 बार जहर मिला पानी पी लिया, एसिड स्नाइपर्स, आगजनी, गाड़ी से कुचलना, लगता है कोई मुझे बहुत अटेंटिवली देख रहा है। चिवावा बोला, या फिर आप पागल हो चुके हैं। वाइकोर ने धीरे से अपने बाजू से निकली हुई तलवार बेअबब को देखा। तीनों स्किल स्लॉट्स फुल थे, बर्न इंजरी, सर्बरस, हेमोरेज, हेल हाउंड, टफ लाइफ, हेलिश बफलो रिवर स्टिक्स। और टफ लाइफ की मदद से उसका शरीर इतना मजबूत हो चुका था कि अब ग्रेजुएट क्लास असैसिन्स भी उसकी खाल नहीं काट सकते। लेकिन हर दिन होते नए हमलों से वो तंग आ चुका था। विकर जानता था अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। चिवावा उसकी बात से सहमत होकर मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी सामने एक कैरेज आकर रुकी। दोनों की नजर उस झंडे पर गई, बस्करविल का झंडा। विकोर की आंखें संजीदा हो गई। मैन फैमिली ने खुद भेजा है। कैरेज का दरवाजा खुला और कोई उतरने लगा। चिवावा ने जैसे ही उस शख्स को देखा, उसके माथे पर पसीना आ गया। जैसे ही वो गेस्ट सामने आया, छुआ की पीठ एकदम सीधी हो गई। उसकी नजरें उस आदमी के चेहरे पर टिकी थी। दिल में एक ही सवाल था, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? दूसरी तरफ विकोर पूरी तरह शांत था, बिना किसी भाव के बस उस आदमी को देखता रहा। वो गेस्ट और कोई नहीं बल्कि बारामोर परिवार का सबसे प्रतिष्ठित नाम हेड बटलर जॉन बारामोर था। जॉन ने हल्की मुस्कान के साथ विकर को देखा। काफी वक्त हो गया विकोर। विकर ने गर्दन झुकाकर जवाब दिया, आप आज पहले से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। जॉन मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा, हल्की हंसी में बोला, सच में? तुमने तो बहुत उम्मीदें लगाई थी जब मेन रेजिडेंस छोड़ा था, लेकिन मैं जानता था तुम जरूर कुछ कर दिखाओ। विकोर ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, बस किस्मत थी और कुछ नहीं। पास ही जनरल सेक्रेटरी चुआ खड़ा था। उसकी नजरें जॉन बारामोर पर टिक चुकी थी। उसके चेहरे पर जो भाव थे वो श्रद्धा और हैरानी से भरे हुए थे। उसने मन ही मन सोचा, यही है वो बास्करविल परिवार के 4 जनरेशन से जो बटलर रहे हैं, वो जॉन बारामोर, मेरे आदर्श। लेकिन उसी वक्त वाइकोर ने चुआ के विचारों की डोर तोड़ी। हेड बटलर, आप यहाँ तक आए हैं, कुछ खास वजह रही होगी। जॉन ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, पेट्रियार्क ने तुम्हारी तरक्की की तारीफ की विकोर, और उन्होंने आदेश दिया है कि तुम वापस मेन रेजिडेंस लौटा। विकोर चौंक गया। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। क्या ह्यूगो सच में खुश है? सपनों की तरह उसके सामने एक दृश्य उभरा। ह्यूगो का चेहरा थोड़ा सा मुस्कुराता, अजीब लेकिन सच्चा। मेन रेजिडेंस बास्करविल क्लैन। ह्यूगो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस पे बड़ा सा हेडलाइन छपा था, अंडरडॉग सिटीजन्स का सबसे चहेता इंसान वाइकोर। रिपोर्ट में लिखा था कि वाइकोर ने एक कई अवार्ड्स जीते, मर्चेंट्स का सबसे ट्रस्टेड, फार्मर्स का सबसे लव, बच्चों और स्कॉलर्स का सबसे रिस्पेक्टेड और असैसिन्स का सबसे ज्यादा टारगेट। ह्यूगो ने वो पेपर नीचे रखा और अपनी गहरी आंखों से विकर को देखा। बास्करविल हमेशा हथियारों के लिए जाने जाते थे, दिमाग के लिए नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन अब तुमने ये छवि बदल दी है। विकोर ने सिर झुकाया, हाथ छाती पर रखा। मैंने बस वही किया जो करना चाहिए था। लेकिन उसके अंदर अब भी सवाल था, क्या ये सच में ह्यूगो का हैप्पी फेस था? ह्यूगो ने एकदम सख्त लहजे में कहा, इनाम और सजा हालात के मुताबिक मिलनी चाहिए। और फिर एक बड़ा ऐलान कर दिया, इस साल एकेडमी तुम जाओगे विकोर। विकोर का चेहरा शांत रहा, लेकिन अंदर से वो पहले ही ये एक्सपेक्ट कर चुका था। कोलोसो एकेडमी पूरे एम्पायर की सबसे प्रेस्टिजियस जगह। यहाँ सिर्फ राजघरानों और ऊंचे कुलों के बच्चे जाते हैं और वहाँ रहना पड़ता है, पूरी सिक्योरिटी। विकोर ने सोचा, ये मौका है ताकत बढ़ाने का। ह्यूगो की नजरों से दूर रहकर ह्यूगो ने आगे कहा, मैं कुछ और लोगों को भी भेजना चाहता, कोई सिबलिंग है जिसे तुम साथ ले जाना चाहो। विकोर ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मिडिल ब्रो, एज बोर और लो ब्रो। मन ही मन सोचा, तीनों परफेक्ट है फ्यूचर सैंडबैग्स के लिए। ह्यूगो मुस्कुराया, ठीक है, वो तीनों भी जाएंगे। उसने एक और सवाल पूछा, तुम्हें याद है वो प्लान जो तुमने 8 साल की उम्र में बनाया था? विकोर ने सिर हिलाया, जॉइंट ट्रेनिंग के वक्त थी, मोर्स के साथ जो प्लान बना था, रूबी माइंस उन्हें देने का ताकि वो बारबेरियंस को साफ कर दे। ह्यूगो की मुस्कान गहरी हो गई, वो प्लान काम कर दिया। वाइकोर थोड़ा हैरान था, वाकई? ह्यूगो ने सिर हिलाया। मोर्स ने खुद जॉइंट रेड का प्रस्ताव दिया और इतने हम्बल बन गए कि विश्वास ही नहीं होता। वोट खड़ा हुआ और बोला, एकेडमी जाने से पहले एक टेरिटरी इंस्पेक्शन करो, देखो जो कानून तुमने बदले थे क्या वो ठीक से लागू हुए या नहीं, तुम्हारे लिए अच्छा अनुभव होगा। विकोर ने ह्यूगो के सामने सिर झुकाया, मैं जल्द ही आपके आदेश का पालन करूंगा। थोड़ी ही देर में जैसे ही भारी दरवाजे खुले, विकोर और चुआ बाहर निकले।
विकोर के कपड़े अब ट्रैवल रेडी थे, लेकिन चुआ की आंखें नम थी। उसने हाथ हिलाकर विदा ली। डेप्यूटी सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी अनुपस्थिति में भी गड़बड़ न, इसका वादा है। विकोर एक पल के लिए रुका, पीछे मुड़ा और चुआ को देखा। मन में एक शांत सी आवाज गूंजी, अब इससे भी अलग होना पड़ेगा, शहर की सरहद से कुछ दूर। विकोर अपने साथियों के साथ यात्रा कर रहा था, लेकिन तभी उसने अचानक आवाज लगाई, छुपने का खेल अब खत्म हुआ, सामने आओ। क्षण भर में दर्जनों काले कपड़ों में लिपटे लोग झाड़ियों और चट्टानों के पीछे से निकलकर सामने आ गए। एक उनमें से ठीक वाइकोर के पास से उभरा। वाइकोर ने उसकी ओर देखा और कहा, माफ करना, तुम्हें इंतजार करवाया। बस चाहता था कि सब ऑर्डरली तरीके से। उस आदमी ने अपना नकाब हटाया। वो था स्टाफर बास्केविल, पिटबुल ऑर्डर का एक मेंबर। हम तुम्हें सुरक्षित रूप से मॉर्ग्स के जुवेनाइल फोर्ट्रेस तक पहुंचाएंगे, उसने संजीदगी से कहा। वाइकोर ने पूछा, मेरे अंकल बॉसर का क्या हाल है? स्टाफर बोला, ठीक है, लेकिन स्लेव ऑक्शन इंसिडेंट के बाद वो आपको पिटबुल ऑर्डर में लेने के लिए अड़ गए हैं। विकोर ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन बोला, अंकल बोसर हमेशा मुझे असहज कर देते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। दूर खेतों में कुछ किसान काम कर रहे थे। विकोर ने इशारा किया, क्या ये वही इलाका है जो हमने मॉर्ग्स को लीज पर दिया था? स्टाफर ने सिर हिलाया, हाँ, और अब तक कोई कानून तोड़ता नहीं दिखा। लेकिन विकोर जानता था, टेरिटरी इंस्पेक्शन महज बहाना है, असली मकसद है बारबेरियंस का सफाया। स्टाफर ने बताया, मॉर्ग परिवार ने भारी टीम बनाई है, 3 डेलीगेट्स, 30 लोअर हाउस के सदस्य और लगभग 100 मेज जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है। विकोर ने सोचा, मॉर्ग्स तो पूरी सीरियसनेस से तैयारी कर रहे हैं। वो अपने मन में तुलना करता है, हमारे पास सिर्फ 1 दर्जन नाइट्स और मैं एकमात्र लोअर हाउस मेंबर। एलीट फोर्सेस तो पहाड़ियों के पार स्टैंड बाय पर है। ह्यूगो की एक पुरानी बात याद आई, बारबेरियंस के लाइफस्टाइल को समझना भी बेकार नहीं। कुछ देर की चढ़ाई के बाद एक डरावना सा किला सामने दिखा। उसके आसपास मरे हुए पेड़ और शाखाओं से लटकती हड्डियां। वाइकर ने चारों ओर देखा, ये किसी मेज की हरकत है, सीधा संदेश है बारबेरियंस को। स्टाफर का चेहरा सख्त हो गया, काफी डरावना वार्निंग है। विकोर की आंखों में एक पुरानी याद चमकी, COS मोर। अब तक वो कितनी बदल गई होगी। फोर्ट्रेस के गेट के पास पहुंचते ही ऊपर की दीवार पर 3 आकृतियां दिखाई दी। एक कठोर आवाज गूंजी, रुको, बिना अनुमति कोई अंदर नहीं आ सकता। विकोर और स्टाफर दोनों ने ऊपर देखा। सामने खड़ी थी 3 बिल्कुल एक जैसी लड़कियां। उनमें से एक बोली, कोई नहीं जा सकता जब तक हम ना कहें। बाकी 2 ने उसी लाइन को हूबहू दोहराया एक साथ। विकोर ने उन्हें पहचान लिया। मोर परिवार की 3 फूल, हाइस, मिडिल सीज और लोसिस। इन तीनों की पागलपन की कहानियां हो काफी मशहूर थी। इनकी सनक आसमान छूती है। विकोर ने भारी आवाज में कहा, मैं बास्केविल की इन्वॉय टीम से टेरिटरी इंस्पेक्ट करने और संबंध सुधारने आया हूँ, दरवाजा खोलो। आइस ने मुंह चढ़ाते हुए जवाब दिया, पहले हमें इंचार्ज से बात करनी होगी, कल तक जवाब मिलेगा। विकोर ने गुस्से में कहा, ये जमीन मेरी है, मुझे कौन रोक सकता है? तीनों बहनें बस मुस्कुराई। टाइसस आगे आई, टेनेंट प्रोटेक्शन लॉ भूल गए क्या? उसने हंसी उड़ाते हुए जोड़ा, तुम हमें कमजोर मत समझो, हम यहाँ किराया दे रहे हैं और ये कानून तुम्हारे ही घर ने बनाया था। विकोर की आंखों के नीचे एक दर्द भरी रेखा उभरी। सर में तेज दर्द शुरू हो गया था और तभी उसकी हथेली से एक लाल चमकती रोशनी निकलने लगी, जैसे गुस्से की कोई लपट अंदर से बाहर आने को तैयार। अब उसकी सहने की ताकत खत्म होती जा रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला, सांस रोकी और धीरे से कहा, कानून में बदलाव किया है मैंने, अब मैं नापसंद किराएदारों को बाहर निकाल सकता हूँ। आंखें सीधी हाइस पर टिका, आखिरी बार कह रहा हूँ, दरवाजा खोलो। एक लहर उठी, किलिंग इंटेंट और ब्लड लस्ट से भरी। हवा में कांपती हुई सीधी जा टकराई मोर की 3 फूलों पर। तीनों बहनें सहम गई, लेकिन इसी टेंशन के बीच लुइस फट पड़ी। उसकी आंखें जल उठी और उसने एक ताबीज हवा में उछालकर स्पेल फेंका वाइकर की ओर। सुना है कोई साइको बच्चा अंडरडॉग सिटी संभाल रहा है, हम ऐसे कई देख चुके हैं, जानती हूँ कैसे निपटना है तुम जैसे से। स्पेल पास में आ गिरा। वाइकर का घोड़ा एक झटके में पीछे कूदा। जमीन पर खुरों की रगड़ से धूल उड़ गई। ऊपर से लोइस चिल्लाई, हमारी इजाजत के बिना एक कदम भी बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। स्टूपिड सोर्ड्समैन, तुम्हें आज ही सबक सिखाएंगे, देखेंगे कितनी ताकत है बास्केविल के नए सितारे में। स्टाफर ने तलवार की मूठ थाम ली। उसकी आंखें अब चेतावनी नहीं, तैयारी में बदल चुकी थी। उसने वाइकोर की ओर देखा, अब ये बातों से नहीं सुलझेगी। विकोर ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, मैं तैयार हूँ। जैसे ही दोनों एक्शन लेने ही वाले थे, विकोर के पीछे से किसी ने तेजी से चिल्लाया, इन्हें खुद की औकात नहीं पता, कैसी बकवास कर रही हैं ये बहनें। दूसरे 2 साथी भी बोले, बिल्कुल बकवास। विकोर चौंका, ये आवाजें सुनी हुई लग रही थी। मोर की तीनों बहनों ने जवाब दिया, हाइस, ये तो बस नीच नौकर है। मिडिल सीज, क्या इन्हें लगता है इनकी रैंक हमसे ऊपर? लोसिस, औकात नहीं है इनकी, बस जबान चलती है। लेकिन तभी तीनों साथी आगे आए। उन्होंने अपने हुड्स हटाए। विकोर की आंखें खुल गई। ये तो बास्करविल ट्रिपलेट्स, हाई ब्रो, मिडिल ब्रो और लो ब्रो गर्व से खड़े थे। तीनों ने वाइकर की ओर इशारा किया और एक साथ बोले, ये है बास्करविल का सिंबल। फिर उन्होंने वाइकर की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, इस काम को हमें सौंप दो, हम संभाल लेंगे। विकोर के माथे पर एक वेन फूटी और उसने गुस्से में बुदबुदाया। अब गुस्सा दुगना हो गया है। उसकी निगाहें ट्रिपलेट्स पर अटक गई। ये लोग कौन हैं? इनके इरादे क्या हैं? सब कुछ अजीब लग रहा था। हायो ने पीछे मुड़कर विकर को देखा, तुम्हारा शुक्रिया एकेडमी में भेजने के लिए।
अब हमें संभाल लेने दो। विकर के दिमाग में टुकड़े जुड़ने लगे। तो ये सब एकेडमी के कनेक्शन से है, लेकिन मेरे लिए तो ये अब भी रेत के बोरे जैसे हैं। ये लोग कभी फ्यूचर में खूंखार सैनिक बनेंगे। अपना दिमाग नहीं है इनका, लेकिन आदेश बखूबी निभाते हैं। विकोर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है अब तुम्हारी बारी है बड़े भाइयों। ये सुनते ही ट्रिपलेट्स के चेहरे पर खुशी छा गई, जैसे अप्रूवल मिलते ही दुनिया जीत ली हो। दूसरी ओर मोर की तीनों फ्लावर्स ने ये देखा और मुंह बिचकाया। हाइस ने थूका, ये बास्करविल ट्रिपलेट्स बस बेवकूफ हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहने वाले गधे। लेकिन ट्रिपलेट्स ने जवाब दिया एक साथ। तीनों ने बीच की उंगलियां दिखाई। बेवकूफ तो तुम हो। तीनों बहनें अब आग बबूला हो चुकी थी। अब तुम्हें सबका सिखाना ही पड़ेगा। विकोर की निगाहें लड़ाई पर थी, लेकिन दिमाग कहीं और। अचानक उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके भीतर पुरानी यादें जाग उठी, रिग्रेशन से पहले की यादें। वो जानता था मॉर्ग ट्रिपलेट्स को, वाटर, अर्थ और नेचर की ताकत रखने वाली तीनों बहनें। और जब ये तीनों साथ में स्पेल चलाती थी तो उनके जादू की ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। इसीलिए लोग उन्हें कहते थे मॉर्ग्स 3 फ्लावर्स। अब वही तीनों बहनें अपने जादू को मिलाकर कुछ रच रही थी। धरती हिलने लगी, पौधों की बेलें फूटने लगी और कुछ ही पल में मिट्टी और हरियाली से बनी एक कोलोसल वाइन बैरियर हवा में उठी, एक अभेद्य दीवार की तरह। हाइस ऊपर दीवार की चोटी पर खड़ी होकर जोर से हंसी। बास्करविल के कुत्तों, इस दीवार को पार करके दिखाओ। मिडिल सीज और लोइस ने तिरस्कार से पूछा, क्या तुम्हारे पास है इतनी ताकत कि इसे तोड़ सको? लेकिन हाइयो पीछे नहीं हटा। उसने तलवार उठाई। उसकी आंखों में था सिर्फ भरोसा। बस इतनी सी दीवार, उसने कहा। एक लंबी सांस ली और अपने पैर जमीन में गाड़ते हुए बोला, बास्करविल फर्स्ट टेक्निक शुरू करते। तलवार चली इतनी सफाई से जैसे हवा को चीरती हुई। वो मोटी जटिल बेलों की दीवार एक ही वार में 2 टुकड़ों में कट गई। स्टाफर की आंखें चौंधिया गई। परफेक्ट एग्जीक्यूशन, बिल्कुल वही जैसा किताबों में लिखा। लेकिन हायो अभी संभला ही था कि फिर से हमला हुआ। एक बेल हवा में लहराती हुई चाबुक की तरह उसकी ओर आई। हायो ने तलवार से ब्लॉक किया, लेकिन उसका पूरा शरीर पीछे धकेल दिया गया। मिडलबर्ग और लूरो चिल्लाए, हायो। दूसरी ओर लोसिस की मुस्कान फैल चुकी थी। तुम्हारी तलवारें हम तक पहुंच ही नहीं सकती। बास्करविल ट्रिपलेट्स की आंखें सुर्ख हो गईं। अब वो लड़ाके नहीं, शिकारी बन चुके थे। स्टाफर ने वाइकर की ओर देखा। तुम्हें मजा आ रहा है? विकर चौंका। मतलब? स्टाफर ने समझाया, ये लड़ाई तलवार और जादू की असली टक्कर है। मैजिक आसपास की माना को खींचकर एलिमेंट्स को दोबारा बनाता है, और सोर्ड्समैनशिप वो अपनी एनर्जी को माना में बदलकर विस्फोटक ताकत पैदा करता है। भविष्य इन्हीं मेजिस और सोर्ड्समैन से बनेगा। विकोर ने हल्का से हिलाया। तो मैं भी उसी भविष्य का हिस्सा हूँ। स्टाफर मुस्कुराया। तुम तो पहले ही अपनी उम्र वालों से बहुत आगे निकल चुके हो। लेकिन विकर का चेहरा कसैला हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब मर जाए तो अच्छा है। मेरे पास करने को और जरूरी काम है। एक सुपरवाइजर मिला है जो मुझे ढेर सारा काम पकड़ा चुका। लेकिन तभी एक जोरदार गुस्से भरी चीख हवा में गूंजी। आसमान से ज्वाला उठी, आग का जादू लहराने लगा। तुम सब लोग मेरी जमीन के सामने ये क्या तमाशा कर रहे हैं? हायो को जैसे ही मौका मिला उसने हाइस पर वार किया, लेकिन तभी पूरी जमीन कांप उठी। ऊपर से एक मासिव फायर स्पेल सीधा उनके बीचों बीच आ गिरा। सारे चेहरे सन्न, आंखें फटी की फटी रह गई। भयंकर विस्फोट, चारों तरफ आग ही आग, धुआं, लपटें और एक भारी दबाव। स्टाफर तक की सांसें थम गई। लेकिन विकोर, वो मंद मंद मुस्कुरा उठा। शायद अब सब मर ही गए हों, लेकिन उसकी मुस्कान पल भर में फीकी पड़ गई। बास्करविल ट्रिपलेट्स जिंदा थे। उसने उन्हें देखा और खींचते हुए बस इतना कहा, टच। हायो अब भी शॉक में था। अभी अभी फायर मैजिक कहाँ से? मिडलबर्ग पीछे से चिल्लाया, तुमने हमें मार ही डाला था, मरते मरते बचे हैं हम। धुआं थोड़ा छंटा और सामने खड़ी थी मॉर्ग्स 3 फ्लावर्स, लेकिन उनकी आंखों में आंसू। मिडिल सीज कांप रही थी। थोड़ी सी भी देर होती तो शायद मैं आज जिंदा न होती। उसने सिर हिलाया। सच में बहुत बुरा हुआ। लोइस डर के मारे अपनी बड़ी बहनों के पास सिमट गई। मैं डर गई थी बहुत ज्यादा। तभी एक आवाज फिर से गूंजी, अब कोई बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ? सभी सिर ऊपर उठे। किले की गेट की दीवार पर खड़ी थी कसमोर। उसके हाथों से अब भी आग की लपटें निकल रही थी। उसकी आंखें जल रही थी। मेरी टेरिटरी में कोई ट्रबल करेगा और मैं माफ कर दूंगी, भूल जाओ। वो सीधे नीचे उतरी। मॉर्ग की तीनों फ्लावर्स के सामने खड़ी हुई। मिडिल सीज जल्दी से बोली, हम तो बस इन्हें रोक रहे थे। लुइस भी घबरा कर जोड़ने लगी, फाइट की शुरुआत इन लोगों ने की थी, हमने तो बस जवाब दिया। किले की गेट के सामने गूस मॉर्ग की नजरें ठंडी और सख्त हो गई थी। उसने सामने खड़ी तीनों बहनों को देखा और आवाज में लहरती बर्फ जैसी सख्ती खोल दी, तुम लोग मुझे बस कस कहकर बुला रही थी? मिडिल सीज की सांस अटक गई। ना नहीं, माफ कीजिए वाइस हेड कस मॉर्ग। वो झुक गई। डर उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। कस ने अपनी उंगली उठाई और पेड़ों की ओर इशारा किया। वहां ऊपर सूखी टहनियों पर लटके हुए स्केलेटन्स झूल रहे थे, मरे हुए इंट्रूडर्स की लाश। अगर उसी हाल में नहीं पहुंचना चाहते तो होश में रहो। मिडिल सीज की चीख निकल गई, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। लेकिन तभी कस की नजर सामने गई। वो पल भर को रुक गई और उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। विकर, वो आगे बढ़ी और धीमे से बोली, कितने साल हो गए? आखिरी बार कब मिले थे? विकर मुस्कुराया, शायद 6 साल। काफी लंबा वक्त बीत गया। कस की आंखों में हल्की चमक थी, लेकिन विकर की नजरें उसकी ओर टिकी थी। वो सोच रहा था, क्या यही कस है? पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही है। पुरानी यादें तैरने लगी। उसे याद था कि पिछले जीवन में कस
स्मॉग की खूबसूरती ने हाई सोसाइटी के बड़े बड़े मर्दों को फंसा लिया था। शादियों में दरारें, स्कैंडल्स, रूमर्स, हर जगह उसका नाम। लेकिन इस जीवन में सब शांत था, कोई चर्चा, कोई विवाद नहीं। विकोर ने उन सब बातों को झटक दिया और सीधे मुद्दे पर आ गया। फोर्ट्रेस का दरवाजा खोलो, इन ट्रिपलेट्स पर शब्द नहीं चलने वाले, कुछ हल्की बकी है। उसके माथे पर बल पड़ा। इतने साल बाद बस यही कहोगे? विकोर ने उसकी ओर देखा। तो और क्या कहूं? कस का चेहरा लाल होने लगा, गुस्से से या शायद किसी और वजह से। स्टाफर दूर से ये सब देख रहा था। अब लड़ाई शायद इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच होने वाली है। कस ने गुस्से में उंगली उठाई। 0 पॉइंट्स। फ्यूचर वाइफ के लिए तुम्हारा ये एटीट्यूड 0, बिल्कुल 0 से 100। सब मॉर्ग्स, 3 फ्लावर्स, बास्करविल ट्रिपलेट्स, यहाँ तक कि स्टाफर एक साथ चौंक गए। फ्यूचर क्या? उसने मुंह फेर लिया, चेहरा लाल था और वो धीमे से बुदबुदाई। हर किसी के दिमाग में अब एक ही सवाल था, किसकी वाइफ? थोड़ी देर बाद विकोर और कस साथ में घोड़े पर सवार होकर फोर्ट्रेस की ओर जा रहे थे। रास्ते में क्यूस ने कहा, तुम्हारे बास्करविल लड़कों को लगता है कि बारबेरियन ट्राइब्स के बारे में कुछ नहीं पता। विकोर ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हम उनसे रोज लड़ते हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता बार्ब्स के बारे में। कस ने घोड़े की रास खींचते हुए एक नजर उसकी ओर डाली। तो फिर तुमने उन 3 इडियट्स को क्यों भेजा? विकोर ने एक ठंडी सांस ली। पहले से तय हुआ था कि मुख्य फोर्स माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ रहेगी। तुम तो जानती हो ये बात, फिर पूछ क्यों रही? कस मुस्कुराई। मैं तो बस देख रही थी, क्या तुम सच में जानते हो या बस दिखावा कर रहे हो? विकोर ने उसकी ओर देखा। मैं ही डेलीगेशन का इंचार्ज हूँ, अगर मैं नहीं जानता तो कौन जानेगा? कि उसने हौले से कहा। अजीब बात है, जिसे क्लैन छोड़ देना चाहता था उसी पर इतना भरोसा कर लिया। फिर बात घूम गई बारबेरियन ट्राइब्स पर। कस ने पूछा, सबसे ज्यादा परेशान कौन सी ट्राइब है? वाइकोर सोच में डूब गया। वॉरियर ट्राइब, बलक और सॉर्सरर ट्राइब। रोको, बलक के आर्चर्स तो एम्पायर से भी आगे, लेकिन ये बात आम लोगों को पता नहीं होती। कस के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। बारबेरियंस की इकोलॉजी पर अच्छी जानकारी दी तुमने। 8 पॉइंट्स आउट ऑफ 100। विकोर ने चौंक कर देखा। पॉइंट्स? कस ने हल्के से कहा। तुमने ठीक जवाब दिया इसलिए। विकोर अब और भी ज्यादा क्यूरियस था। कस ने फिर धीरे से कहा, मुझे ज्यादा होशियार लड़के पसंद नहीं आते, थोड़े बेवकूफ हों तो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते। घोड़े की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। कस की निगाहें विकोर की सवारी पर टिक गई। इतने छोटे कद पर इतना बड़ा घोड़ा। उसने हल्की सी मुस्कान में ताना मारा। नेगेटिव 6 पॉइंट्स। वाइकोर कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप आगे देखता रहा। कस ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। और ये कपड़े? बिल्कुल बेजान, स्टाइल में 0 स्पार्क, क्लोथिंग 4 पॉइंट्स। विकोर अब भी चुप था। मैनर्स सिर्फ 1 पॉइंट। इग्नोर करना भी कोई तरीका होता है क्या? पर तभी कस का चेहरा थोड़ा नरम हुआ। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फेस 99 पॉइंट्स पर एक्सप्रेशन कंट्रोल 0, सो -1। पास ही चल रही प्योर अब गुस्से से बोल पड़ी, बस करो, ये बेकार का स्कोर कार्ड क्या बचपना है? क्रूज ने भौहें चढ़ाई। बेकार क्यों? फ्यूचर हस्बैंड है मेरा, सख्ती तो जरूरी है। विकोर ठिठक गया। फ्यूचर हस्बैंड? कस ने गर्दन घुमाई। उसकी आंखों में गुस्सा और शर्म दोनों थे। 7 साल पहले जो टेस्ट हुआ था, अंकल ने करवाया था, रिमेम्बर? विकोर की आंखों में हल्की सी चमक आई। तुम्हारा मतलब उस ड्यूल से जहां मैं तुम्हारे चाचा से लड़ा था? कस ने गुस्से में गर्दन हिलाई। अंकल ने जबरदस्ती प्रॉमिस कर लिया, वो भी बिना मेरी राय के। और जब कोई अच्छा रिश्ता आता वो बस कहते ऑलरेडी डिसाइडेड। वो अब मुंह फुलाए खामोश हो गए। वाइकोर ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं तो उस दिन को भूल चुका था, मान लो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कस का चेहरा लाल पड़ गया। उसने पीछे से अपनी जैकेट निकाली और विकोर के मुंह पर फेंक दी। डमी, ऐसा कुछ भूलने वाली चीज नहीं होती। मैं जीनियस हूँ वाइकोर, एक बार देख लूं तो कभी नहीं भूलती। विकोर ने जैकेट को पकड़ा, धीरे से देखा और रुक गया। ये तो वही जैकेट है जो 7 साल पहले उस ड्यूल में जब तुम्हारे कपड़े जल गए थे मैंने दी थी। कस ने मुंह मोड़ लिया। डोंट ओवरथिंक, कुछ खास नहीं है। विकोर ने जैकेट को सूंघा। क्या तुमने ये बिना धोए लौटा दी? उसके चेहरे पर हल्की सी शरारत थी। अब फोर्ट्रेस के आउटर बाउंड्री तक पहुंच चुके थे। तो उसने सामने की ओर इशारा किया। रूबी माइंड पर बारबेरियन हमला कर चुके, या तो गुलाम लूट ली या फंस ली। इन बारबेरियंस को बेचने के लिए लोग चाहिए होते हैं, क्रॉप्स तो बस बोनस है। उसने एक बड़ी दीवार दिखाई। ये वॉल अर्थ और आयरन मेजेस ने मिलकर बनाई है। 1 महीने में। विकोर की आंखें फैल गईं। सैकड़ों लोग भी साल भर में ये नहीं बना सकते। कस ने गर्व से गर्दन उठाई। एग्जैक्टली। वाइकोर की नजर दीवार पर बने बड़े छेदों पर गई। ये एरोज से बने हैं। कस ने सिर हिलाया। बालाक ट्राइब के एरोज ऑरा से भरे हुए। गार्ड ड्यूटी में रात को कई मौतें हो चुकी हैं। ये तीर 2-3 मीटर की दीवार तक चीर देते हैं। मेरे चाचा की चेस्ट भी बुरी तरह घायल हो गई थी। शील्ड मैजिक भी बेकार निकला। विकोर की नजरों में कुछ यादें उभरी। हमारे क्लैन के पेट्रियार्क की भी नाक टूट गई थी, ऐसा ही एक तीर लगने से। गुस्से में आकर विकोर ने पूछा, कौन है वो आर्चर? नाम क्या है उस टैलेंट का? कस ने धीरे से कहा, शायद कोई लड़की है। चेहरा पूरा काले रंग से ढंका होता है। इसी बीच एक मेज दौड़ता हुआ आया। वाई सेड, एक बारबेरियन रिकॉन पकड़ा गया। आप दोनों तुरंत चलिए। कस और विकोर की नजरें मिली। फिर दोनों तेजी से मेज के पीछे चल दी, एक टेंट की ओर। टेंट के अंदर माहौल सन्नाटे से भरा था। विकोर की नजर सीधे उस बंदी बारबेरियन पर पड़ी। रोको, सॉर्सरर ट्राइब। उसने धीरे से पहचान लिया। कस ने सख्त आवाज में पूछा, कुछ उगलवाया उससे? मेज ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मैम, ये साइकिक मैजिक से भी इम्यून है। इसकी सॉर्सरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिमाग पढ़ना नामुमकिन है। कस ने सीधा बंदी की आंखों में झांका। मोर क्लैन के फोर्ट्रेस पर जो हमला हुआ था, कितने लोग उठाए गए? बारबेरियन ने कोई जवाब नहीं दिया। कस का चेहरा और सख्त हो गया। उन उठाए गए लोगों में रोज भी थी, मेरी छठी कजिन, 12 साल की बच्ची, लाल आंखें, लाल बाल, सफेद त्वचा। उसे क्या किया? बारबेरियन के होंठों पर एक घिनौनी मुस्कान हो गई।
वो अपनी भाषा में कुछ बोला, बिल्कुल बेपरवाह। कस ने मेज से पूछा, ट्रांसलेशन क्या बोला? मेज ने सांस भरी। फोर्ट्रेस पर जब हमला हुआ वहां से या तो सब मारेगा या ले जाएगा। कस ने तीखे स्वर में कहा, कोई है जो इसकी भाषा समझता? मेज ने माफी भरे लहजे में कहा, अभी के लिए कोई ट्रांसलेटर अवेलेबल नहीं है। तभी वाइकोर की आवाज आई, मुझे थोड़ी बहुत रोको भाषा आती है। कूस ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, तुम्हें और क्या क्या आता है? विकर ने सिर झुकाया, फ्लुएंट नहीं हूँ लेकिन बेसिक समझता हूँ। कस ने तुरंत कहा, उससे पूछो मेरी कजन के बारे में। 12 साल की थी, लाल आंखें, लाल बाल, सफेद त्वचा। विकर ने हल्का सा सिर हिलाया और बारबेरियन की तरफ मुड़ा। धीरे धीरे बारबेरियन की भाषा में कुछ कहा। बारबेरियन की आंखों में वही पागलपन था। वो एक घिनौनी मुस्कान के साथ छोटा सा जवाब दे गया। विकोर की आंखें बंद हो गईं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कस से कहा, रोज अब नहीं रही। एक पल को सब थम सा गया। कस की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। ऑडियंस हॉल का सेनेटर घायल है, टेम्पल का सेनेटर इंस्पेक्शन में है, तो फैसला मैं करूंगी। कस मॉर्ग वाइस हेड ऑफ फोर्ट्रेस। उसने धाड़ लगाई, वेट इमीडिएट एग्जीक्यूट। अगले ही पल एक जलता हुआ स्पाइक उस बारबेरियन के शरीर को चीरता हुआ निकल गया और फिर आग की लपटों ने उसे घेर लिया। मरते वक्त वो कुछ बुदबुदाया, लेकिन कस ने ठंडी नजर से देखा और कहा, उस भाषा की जगह अब सिर्फ नर्क में होगी। युद्ध के बाद बाहर खड़ा उसका एक बारबेरियन साथी चीख भी नहीं पाया। उसने जलती हुई लाश देखी और सिर नीचे झुका लिया। कस का गुस्सा अभी भी थमा नहीं था। वो तेजी से पलटी और बोली, चलो। वाइकोर चुपचाप उसे जाते हुए देखता रहा, फिर खुद भी टेंट से बाहर निकला। बाहर हवा में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कस की चीखें। वाइकोर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके अंदर कुछ टूट रहा था, क्योंकि वो जानता था जो लड़की सबके सामने इतनी सख्त थी, वो अंदर से बस एक 15 साल की बच्ची थी। तुम दोनों बहुत क्लोज थे? उसने धीमे से पूछा। कस ने आंखें पोंछते हुए सिर हिलाया। बहुत। वो इस क्लैन के लिए बनी ही नहीं थी। बहुत प्योर थी। कोल्ड हार्टेड मॉर क्लैन में उसकी मासूमियत अलग ही थी। विकोर ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, शायद वो पीसफुली चली गई हो, पर कस ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं जीनियस हूँ विकोर, मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया था। उस राक्षस ने क्या कहा था? अब सच बताओ। ठीक ठीक क्या कहा? वाइकोर एक पल के लिए चुप हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। बारबेरियन ने कहा था, वी एट हर। कस के आंसू फिर बहने लगे। वो घुटनों पर गिर पड़ी। मैं उसे बचा नहीं पाई, मैंने उसे खो दिया। विकर का हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। वो उसे थामना चाहता था, पर ऐन वक्त पर रुक गया। कस की चीखें हवा में गूंजने लगी। विकर बस खड़ा रहा, चुपचाप। थोड़ी देर बाद कस उठी। उसने आंखें पोंछी और गुस्से से बोली, अच्छा ही हुआ। कोई झूठी सहानुभूति दिखाता तो मैं उसे मार देती। उसने वाइकर की तरफ देखा। ये वक्त मोर्न करने का नहीं है, मुझे होश में आना होगा और बदला लेना है। वाइकोर ने उसकी आंखों में देखा। उसमें अब भी आंसू थे, लेकिन साथ ही डिटर्मिनेशन भी। उसने हाथ बढ़ाया, तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूं। उसने विकर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था, लेकिन तभी एक तेज घंटी जैसी आवाज गूंज उठी, जैसे आसमान तक चीख गई हो। विकर ने चौंक कर पूछा, ये आवाज कस तुरंत खड़ी हो गई। बारबेरियन अटैक का सिग्नल है। विकर ने हल्के से मुस्कुराया, तुम्हारा बदला ज्यादा देर नहीं लगा आने में। कहीं दूर फोर्ट्रेस की बाहरी सीमाओं पर सफेद वुल्फ्स की पीठ पर बैठी एक ग्रुप ऑफ बारबेरियन लड़कियां तैयार थी। हर किसी के हाथ में बो और एरो, आंखों में सिर्फ एक ही चीज, शिकार। उनकी लीडर ने बर्फीली हवा में एक तीर निकाला। उसने घोड़े की तरह गरजते हुए कहा, एम, और वो तीर फोर्ट्रेस की दीवार पर खड़े गार्ड्स की तरफ छोड़ा गया। एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ दीवार का हिस्सा चिथड़े चिथड़े हो गए। गार्ड्स संभल भी नहीं पाए थे। अब हमला करो, बारबेरियन गर्ल ने आदेश दिया और सफेद वुल्फ्स गरजते हुए दौड़ पड़े। बारबेरियंस तीर और तलवारों से लैस। वुल्फ्स ने सोल्जर्स को जमीन पर गिरा दिया और लड़कियों ने रस्सियों से उनकी गर्दनें बांधनी शुरू कर दी। विकोर उसी वक्त बैटलफील्ड पर पहुंचा। उसकी आंखों के सामने केओस था, आग, चीखें और लहू। उसने खुद से पूछा, क्या मैं जल्दी आ गया? तभी एक रस्सी उसकी तरफ आई और एक पल में उसके गले के चारों ओर कस गई। विकोर ने सिर घुमाकर देखा। 2 बारबेरियन लड़कियां, हाथों में रस्सियों का सिरा और आंखों में जीत की चमक। वो अपनी भाषा में खिलखिलाते हुए बोली, शिकारी की किस्मत अच्छी है, आज एक अच्छा हस्बैंड मिला। विकोर ने पल भर में समझ लिया, ये शिकार नहीं, ये हस्बैंड हंट है। वो सोचने लगा, ये लड़कियां सूटर्स पकड़ रही हैं ताकि सुपीरियर ब्लड लाइन तैयार कर सके। विकोर ने रस्सी को पकड़कर एक तेज झटका दिया और दोनों लड़कियां हवा में उड़ती हुई जमीन से टकरा गई। सॉरी गर्ल्स, मैं शायद पहले ही किसी से एंगेज्ड हूं। उनकी हालत देखकर मेल बारबेरियंस चौंक गए। ये कौन है? क्या ये एनिमी फोर्सेस से? लेकिन विकोर रुका नहीं, वो सीधा उन पर बढ़ता गया। उसे याद आया, ह्यूगो ने कहा था, मेन फोर्स के आने से पहले लड़ाई मत शुरू करना। विकोर ने गहरी सांस ली और एक पल में अपनी तलवार खींच ली। आने वाले तीरों को वो एक एक कर काटने लगा। हर कट सटीक, तेज और ग्रेसफुल था। बारबेरियंस उसकी स्किल देखकर चौंक गए। इम्पॉसिबल, ये कोई मामूली लड़ाका नहीं है। लेकिन उनकी हैरानी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक पल में पूरा बैटलफील्ड जल उठता है। आग! हर कोई चीख उठा। विकोर ने पीछे मुड़कर देखा। कस, उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थी और हाथों से निकलती आग ने सामने की जमीन को नर्क बना दिया था। कि उसने गुस्से से कहा, अब मरने की बारी तुम्हारी है। विकोर ने कस को हैरानी से देखा। उसने धीरे से पूछा, तुमने लिक्विड ऑरा यूज किया? कस ने उसकी आंखों में देखा। तुम एक ग्रेजुएट हो, मुझे पता था। तुम ही वो इंसान हो जिसे मैं एक्नॉलेज कर सकती हूँ। विकोर ने धीरे से कहा, पेट्रियार्क ने मुझे आदेश दिया है, मेन फोर्स से जुड़ने तक कोई लड़ाई नहीं। कस हंसी, क्या बास्करविल का पेट्रियार्क? तो उसे कहो एक बास्केविल इस लड़ाई में हाथ नहीं डालेगा, क्योंकि अब मैं सबको खत्म करने वाली हूँ।
कस ने एक के बाद एक स्पेल्स छोड़े। पूरा बैटलफील्ड आग में गिर गया। हर तीर से पहले आग का गोला निकलता और सब कुछ राख हो जाता। विकर ने देखा क्वाड्रा कास्टिंग। ये लड़की एक साथ 4 स्पेल्स चला रही कि उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी, घृणा थी और बदले की ज्वाला। रोज के लिए वो बड़बड़ाई, हर एक को जलाकर राख कर दूंगी। विकर खड़ा रहा, आग के साए में कुस की शक्ति और जुनून को देखता हूँ। जैसे ही क्यूस ने एक और स्पेल कास्ट करने के लिए हाथ उठाया, अचानक एक सुई उसके गले में आकर चुभ गई। एक पल की देरी और उसकी सांसें भारी होने लगी। उसने गर्दन पकड़कर देखा, जहर। उसके शरीर में सनसनाहट दौड़ गई, हाथ पैर सुन्न होने लगे। दूर एक बारबेरियन लड़की सफेद वुल्फ पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसी ने हमला किया था। केस गिर पड़ी, पूरी तरह बेबस। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। विकर ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, ये लड़की वाकई मुश्किल में है। बारबेरियन ने एक रस्सी हवा में फेंकी, सीधे कस की तरफ, लेकिन उससे पहले कि वो क्यूस तक पहुंचती, विकर ने झपट कर रस्सी को पकड़ लिया। कस ने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, नाइस कैच। विकर ने उसकी तरफ देखा और कहा, हमें पीछे हट जाना चाहिए। क्यूस की आंखों में गुस्सा था। तो इन फार्मलैंड्स का क्या? जो लोग कैप्चर हुए हैं उनका क्या? विकर ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेन फोर्स आने से पहले लड़ाई बेवकूफी होगी, हमें रुकना चाहिए। लेकिन कस ने अपनी आंखें बंद की। मेरी छोटी बहन को इन लोगों ने मारा है, मैं पीछे नहीं हट सकती। वाइकोर कुछ कह ही रहा था कि एक एरो उसके सिर के पीछे से गुजरा। वाइकोर ने लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस से झुककर खुद को बचाया। उसने घुमा कर देखा, एक और बारबेरियन लड़की, तेज, चालाक और खतरनाक। वाइकोर उसे देख रहा था कि अचानक विकर कस की चीख सुनाई दी। विकर पलटा और देखा, एक बारबेरियन कस को उठाकर भाग चुकी थी। कस की आंखों में दहशत थी। विकर हेल्प मी। विकर गुस्से से कांप उठा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। उसके जहन में कस का अतीत घूमने लगा। एक बार फिर वो एक कैदी बनी थी, जैसे बचपन में बनी थी, लेकिन तब उसने पूरा बारबेरियन कैंप जलाकर वापसी की थी। वो लारू की रानी थी और आज उसे फिर से छीन लिया गया। तभी विकर की तरफ वही लड़की दौड़ी जिसने उस पर तीर चलाया। विकर ने उसका वार चकमा देकर पीछे हटते हुए देखा। वेट, ये तो उसने पहचाना, ये वही लड़की है जिसे मैंने स्लेव ऑक्शन में आजाद किया था। बारबेरियन लड़की की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने टूटी फूटी भाषा में कहा, यू मीट अगेन। विकर के दिमाग में ऑक्शन की तस्वीरें चमकी। जंजीरों में जकड़ी वो लड़की जिसे उसने बिना वजह बचाया था। उसने गुस्से में सोचा, तो तू वही हरामी है। बारबेरियन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे तुमसे कोई बदला नहीं चाहिए। मेरा बदला है मॉर क्लान से। उन्होंने मुझे कैद किया था, मुझे बेचा था। अब मैं उनका खून मांगती हूँ और बदले में मैं क्यूस को ले जा रही हूँ। अगर उसे बचाना है तो आओ मेरे पीछे। वो अपने वुल्फ पर चढ़ी और जंगल की ओर भाग गई। विकर वहीं खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, सोच रहा था, क्या अब मुझे अपनी असली ताकत दिखानी होगी? तभी कुस, हाँ, एक भारी आवाज गूंजी। कुस का चाचा एडोल्फ मॉर्ग मैदान में आ चुका था। विकर ने उसे देखा। क्या उसे एम्बुश की खबर लग चुकी थी? एडोल्फ ने जमीन पर मुहर लगाई। तुम कमबख्त गंदे कुत्ते, और एक जोरदार स्पेल छोड़ा। जमीन फटने लगी, चट्टानें उखड़ने लगी। मुझे मेरी भतीजी वापस दो। बारबेरियंस ने चट्टानों के बीच से छलांगे मारी। वुल्फ्स के साथ हवा में उड़ते हुए भाग निकले। एडोल्फ ने गुस्से से कांपते हुए कहा, हर बार भाग जाते हो। विकर के मन में बस एक ही बात गूंज रही थी, बैस्कल की मेन फोर्स अब तक क्यों नहीं आई? एक मेज दौड़ता हुआ आया और एडोल्फ को खबर दी, हमें लगता है बारबारियंस ने लारू एट लेनोयर माउंटेन के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पनाह ली। जैसे ही वो बात सुनी गई, लारू एट लेनोयर माउंटेन, एडोल्फ का चेहरा सख्त हो गया। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन आंखों में चिंता। वो इलाका प्रतिबंधित है। उसे पता था कि वो जगह बस जंगल नहीं, एक ऐसा जंगल था जहाँ मौत हवा में घुली होती। रात के अंधेरे में वहां जाना पागलपन था, लेकिन कस उसकी भतीजी दुश्मन के हाथ में थी। एडोल्फ एक पल को रुका, जैसे खुद से पूछ रहा, मैं क्या कर सकता हूँ? और तभी विकर ने धीरे से कहा, हम अब भी उनका पीछा कर सकते हैं। एडोल्फ चौंक गया, क्या इस वक्त उस जंगल में? पर इससे पहले कि एडोल्फ कुछ और पूछता, विकर ने उसकी बात काट दी। आंखों में भरोसा और आवाज में ठंडा आत्मविश्वास। मैं इस जंगल को बचपन से जानता हूँ। एडोल्फ की आंखें सिकुड़ गई। विकर को देखकर एक पल को लगा जैसे सामने कोई बच्चा नहीं, बल्कि वो अंधेरे में रास्ता पहचानने वाला शिकारी खड़ा है। विकर के दिमाग में पुरानी यादें लौट आई, पिछले जीवन की, जहाँ उसने घने जंगलों में युद्ध, खोज और शिकारी मिशन झेले थे। एडोल्फ ने विकर के कंधों को पकड़ा। क्या तुम वाकई इसे लेकर गंभीर हो विकर? उसी पल मॉर क्लैन का एक मेज सामने आया। ग्रैंड सेनेटर, ये आत्महत्या है। लारू एट लेनोयर में जाना मतलब मौत को बुलावा देना है। एडोल्फ ने उसे घूर कर देखा। जो नहीं जाना चाहता पीछे हट सकता है, लेकिन मैं अपनी भतीजी को छोड़ नहीं सकता। उसने विकर की तरफ देखा और भारी दिल से कहा, मुझे पता है तुम आम लड़कों जैसे नहीं हो। एडोल्फ ने अब खुले शब्दों में विकर को जिम्मेदारी सौंपी, उसे बचा कर लाओ वाइकोर। और अब शुरू हुआ वो रास्ता जो मौत की घाटी से गुजरता था। लारू एट लेनोयर माउंटेन का वो जंगल जिसे कहते थे लाइफ इनगल्फिंग फॉरेस्ट, जहाँ हड्डियां चूसने वाले मच्छर थे, जहरीली कांटेदार बेलें थी और वो खामोश जाले बुनने वाले मकड़ियां जो सांस तक पकड़ लेती थी। साधारण इंसान वहाँ 1 घंटे भी जिंदा नहीं रहता। पर विकर आगे बढ़ा, तेज, चुपचाप और आंखें चौकन्नी। मॉर और बास्केविल के सैनिक उसके पीछे पीछे। एडोल्फ उसे घूरता रहा अचंभे में। क्या सारे बास्केविल लड़के ऐसे ही होते हैं? बगल से आवाज आई, नहीं, लेकिन यंग मास्टर विकर तो अलग ही है। जैसे ही 2 जहरीली मधुमक्खियां सामने आई, विकर ने बिना रुके उन्हें एक झटके में खत्म कर दिया। बास्केविल ट्रिपलेट्स
जो उसके पीछे थे वो उसे देखते रह गए। ये सच में कूल है। विकर एकदम रुक गया, एक पेड़ के पीछे छिपकर सबको रोकने का इशारा किया। आगे कुछ हल्का उजाला है, उसने धीमे से कहा। वो ज्यादा दूर नहीं गए और फिर उसने बताया, एक अफवाह, बालाक हंटर्स सूखे पत्ते बिखेरते हैं रास्ते में ताकि अगर पीछा किया जाए तो आवाज से पता चल जाए। अब हमें और भी सावधानी से चलना होगा। तभी एडोल्फ उसके पास आया और उसके ऊपर एक मंत्र फेंका, साइलेंस। विकर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एडोल्फ मुस्कुराया, अब तेरे कदमों की आवाज नहीं आएगी, अब से आगे मैं लीड करूंगा। विकर कुछ कहने ही वाला था पर एडोल्फ ने झपक कर कहा, धन्यवाद देवराना। विकर वहीं खड़ा रह गया। नेफ्यू इन लॉ, उसके दिमाग में सवाल घूमने लगा। और उधर जंगल के एक कोने में बारबेरियंस का कैंप तैयार था। बीच में आग जल रही थी। कस एक पेड़ से बंधी हुई थी, रस्सियों में जकड़ी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि गुस्सा था। तुम सब जल जाओगे एक एक करके, छोड़ दो मुझे वरना मेरी स्पेशल फायरबॉल से राख बना दूंगी। उसकी चीखें जंगल में गूंज रही थी और दूर से किसी की परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। उन बारबेरियन लड़कियों ने कस की एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया, शायद इसलिए कि वो उसकी भाषा समझ ही नहीं पा रही थी। दोनों आपस में बातों में मग्न थी। एक ने मुस्कुरा कर कहा, उसे वो लड़का अच्छा लगा जो पहले सामने आया था। दूसरी ने मुंह बनाकर जवाब दिया, मैं तो फिर से फेल हो गई हस्बैंड ढूंढने में। कर्स वहीं खड़ी ये सब देख रही थी, चुपचाप, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। ये मेरी बात सुन तक नहीं रही, उसने सोचा। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये लोग शायद शादी की बातों को लेकर ही हमारे ग्रुप पर हमला कर रहे थे, वाइफ हंटिंग और हस्बैंड हंटिंग। तभी वो बारबेरियन लड़का जिसने कस को पकड़ा था धीरे धीरे उसके पास आया। उसके होंठों पर एक टेढ़ी मुस्कान थी और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक। उसने अपनी भाषा में कियोस से कुछ कहा, जैसे उसकी कीमत लगा रहा। कस उसकी बात समझ तो नहीं पाई, लेकिन उसके चेहरे की घटिया मुस्कान देखकर अंदाजा हो गया। वो कह रहा था, इतनी बेहतरीन औरत मिली है तो अब हमारे पूरे ट्राइब के मर्द तुझे चाहेंगे। कस का खून खौल उठा। उसने दांत पीसते हुए चीख कर कहा, हारामी, क्या करोगे मेरा? अगर इतना ही कुछ करना है तो मार दो मुझे। लेकिन वो बस कान खुजाता रहा। फिर बोला, तेरी बातें समझ नहीं आती लेकिन तेरी आंखें बहुत कुछ बोल देती। उसने कस की ठुड्डी पकड़ ली और फिर उसके हाथ में पकड़ा हुआ एरो हेड अपनी जीभ से चाटते हुए कहा, बहुत घमंडी गुलाम है, इसे ठीक से सिखाना पड़ेगा। कस डर और गुस्से के बीच कांप रही थी। तभी अचानक किसी ने बीच में कदम रखा। वो वही बारबेरियन लड़की थी जिसे स्लेव ऑक्शन से विकर ने बचाया था। उसने तेज आवाज में कहा, रुको, वो मेरी स्लेव है, उसे दूर रहो। वो लड़का चौंक गया। बोला, कमांडर आन, पर मैंने ही इसे पकड़ा था। ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। आवाज नीची रखो, उसने कहा, मैंने पैरालाइजिंग एरो मारा था, मैंने ही ट्रैप लगाया था, मेरी वजह से ये हमारे पास है। आन का चेहरा सख्त हो गया। अगर मैं न होती तो तू कब का मर चुका होता, उसने कहा। मैंने उस लड़की को रोका था जो तलवार से बहुत तेज था। अगर मैं नहीं आती तो तेरी लाश उठती। वो लड़का बौखला गया, गुस्से में चिल्लाया, क्या अब ये लड़की तेरी बूटी बन गई है? आन ने नजरें फेर ली। हाँ, उसने सीधा जवाब दिया। कस हैरानी से ये सब देख रही थी और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या इन बारबेरियंस के बीच आपस में कोई झगड़ा शुरू हो गया है? उसकी समझ थोड़ी बहुत बारबेरियन भाषा में चल रही थी। वो लड़की आन है और शायद कमांडर भी। लड़का चिल्लाया, तू लड़की होकर मुझे ऑर्डर दे रही है? आन के चेहरे पर क्रोध उतर आया। एक नीली रोशनी उसके चारों ओर लहराने लगी। उसकी आंखों में बिजली थी। उसने कहा, अगर इतना ही गुस्सा है तो आजा, मैं तुझे ऐसा मारूंगी कि तेरी हड्डियां तक पहचान से बाहर हो जाएंगी। लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया, पूरे बदन में पसीना, कांपते हाथ। उसने दोनों हाथ उठा दिए। ठीक है, मैं गलत था, जो तू चाहे वो कर। आन ने उसकी तरफ देखे बिना वहां से कदम बढ़ा दी। उसने चुपचाप उसकी तरफ देखा और सोचा, इस झगड़े की जीत आन की हुई है। आन ने अचानक कस की ओर देखा। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, शरीर भी जैसे किसी बड़े खून के वारिस को होना चाहिए। कस कुछ बोलने ही वाली थी कि आन ने जोर से लात मारी उसके पेट पर। कियोस नीचे गिर पड़ी। आन का चेहरा अब अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। उसने कहा, मैं भी कभी इन मोर हरामियों की कैद में थी, मुझे बेचा गया था पर किस्मत से बच निकली क्योंकि किसी ने थोड़ी रहम दिखा दी थी। तुझे कोई रहम नहीं मिलेगा। उसका चेहरा पास लाकर वो फुसफुसाई, मैं तुझे ऐसा तोड़ूंगी कि तेरी हड्डियों से लेकर रूह तक चीख उठेगी। तू मेरे पैर की उंगलियों के बीच की जगह भी चाटेगी और वो तेरा रोज का काम होगा। यस की आंखें फटी रह गई। तभी पीछे से एक भयानक चीख आई। आन मोड़ी और देखा आग की भयंकर लपटें। एक बारबेरियन जल रहा था, आग में पूरी तरह घिरा हुआ, चीखता हुआ, तड़पता हुआ। आन के चेहरे पर हैरानी थी, ये धमाका था क्या? दूसरी ओर जंगल के भीतर बाकी बारबेरियंस अपने हथियार संभाल रहे थे। एक चीखा, एम्बुश है, सब तैयार हो जाओ। लेकिन तभी आग की लपटों के सामने एक परछाई उभरी। वो परछाई जो गुस्से से कांप रही थी। तुम सबको इसका हिसाब चुकाना होगा, उसकी आवाज गरजी। यस की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने पहचान लिया था वो आवाज। अंकल एडोल्फ, वो आदमी जिसकी हथेलियों से अब भी आग की लपटें उठ रही थी, सीधा खड़ा था पूरे घमंड और गुस्से के साथ। उसने गरज कर कहा, मेरी भतीजी को अभी इसी वक्त छोड़ दो। बारबेरियंस एक पल को सहम गए और फिर जैसे पूरा जंगल जाग गया। बास्करविल और मॉर्ग क्लैन के सदस्य पेड़ों से, अंधेरे से, हर तरफ से निकलने लगे बारबेरियंस का शिकार करने। एक ऊंचे पेड़ की शाख पर बैठा वाइसर ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी। ये बलाक हंटर्स जो इतनी रणनीति से हमला करते हैं अब खुद भाग क्यों रहे हैं? बारबेरियन लड़कियां अपने भेड़ियों पर सवार होकर
गुस्से में चिल्ला रही थी, सब गड़बड़ हो गया, ये बास्करविल और मॉर्ग वाले सब तबाह कर देंगे। जंगल में आधी रात को मानो भूचाल सा आ गया था। अडोल्फ ने देखा कुछ बारबेरियंस भागने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं बचेगा, उसने दहाड़ते हुए कहा, हर एक को खत्म कर दो। वहीं दूसरी ओर कूस एक पेड़ से बंधी हुई थी, लेकिन अब उसकी आंखों में संतोष था, वो मुस्कुरा रही थी। अच्छा हुआ इन हरामियों को उनकी औकात दिख गई, लेकिन तभी उसके पीछे कुछ हलचल हुई। कस का चेहरा अचानक डर से सख्त हो गया, वो मुड़ी और सामने था वाइसर। उसने होठों पर उंगली रखकर इशारा किया, चुप रहो। लेकिन कस की खुशी जब्त नहीं। वाइसर ने फौरन रस्सियां काट और उसे संभालते हुए उठाया। कस की आंखें भीग गईं। तुम मुझे बचाने आए? वाइसर ने नाराज होकर कहा। इतना भी नहीं समझी कि चुप रहना क्यों जरूरी था। वे दोनों धीरे धीरे वहां से हटने लगे। तभी एयान उनके सामने आ गए। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान। उसने वाइसर की ओर देखा। आ ही गए, वो भी अकेले, अंधेरे जंगल में, इतनी दूर। उसने उसकी तारीफ की। तेरे जैसे शरीर वाला ही इतनी दूर दौड़ सकता है, वो भी उस लड़की के लिए जिससे तू बेइंतहा प्यार करता है। वाइसर उसकी बातें सुनकर सन्न रह गया। आन बोली, तेरा अतीत क्या था? मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि अब तू पास हो गया। वाइसर ने हैरानी से पूछा, पास किस चीज में? आन और कस दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रही थी, दोनों की निगाहें जैसे तलवारें हों। वाइसर ने कस को कसकर पकड़ लिया। अब उसे लगने लगा था इस आन से कुछ भी छिपाना मुश्किल होगा, पर मैंने इसे अपने पिछले जन्म में कभी देखा क्यों नहीं? उसके मन में सवाल उठा, क्या ये वही है जिसने ह्यूगो की नाक पर वो गहरी चोट दी थी? नाइट फॉक्स नहीं, वो तो और भी खतरनाक थी। शायद ये उसी खून से है। वाइसर के विचारों को काटता हुआ एक बारबेरियन झपट पड़ा। उसने वाइसर पर झर से सना हुआ डांट फेंका, लेकिन वाइसर ने हाथ आगे बढ़ाया। टकराते ही वो डांट टूट गया। उसी लड़के ने हमला किया था जिसने क्यूज को पहले पकड़ा था। वो हक्का बक्का रह गया। तुझे कैसे पता चला मैं हमला करने वाला हूँ? वाइसर ने क्यूज को गोद में उठा लिया। अब दिक्कत बढ़ गई है, चलो तुम्हें तुम्हारे अंकल के पास ले चलता। कस का चेहरा लाल पड़ गया। जी, उसने धीमे से कहा। वाइसर ने उसकी फॉर्मल भाषा पर गौर किया। शायद वो झर का असर था। वो तेजी से एडोल्फ की दिशा में बढ़ने लगी। पीछे खड़ी आन ने आंखें झुका ली, फुसफुसाई, काश तू मेरे साथ लौट आता। वाइसर ने भागते भागते पूछा, तुम्हें जर कितना चढ़ा है? कुस ने गड़बड़ाई आवाज में कहा, शायद काफी ज्यादा। तभी झाड़ियों के पीछे से दो बारबेरियंस ने तीर चलाए। वाइसर ने तुरंत दोनों तीर रोक लिए। क्यूज को बाल भी बांका नहीं हुआ। आन अब अपने बो और एरो के साथ तैयार खड़ी थी। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। उसने निशाना लगाया। क्या मॉर की ये लड़की वो तुम मरनी नहीं चाहिए? उसने तीर छोड़ दिया। एरो नीली चमक छोड़ता हुआ हवा को चीरता चला गया। वाइसर ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थी और वो तीर सीधा कस की ओर बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हैरानी थी। वाइसर की आंखों में गुस्सा और निगाहें पीछे मुड़ी। कस ने भी पीछे देखा। एक तीर उसकी आंख के बेहद करीब आ चुका था, बस 2 इंच दूर। लेकिन तभी बर्फ की दीवार उठी। एक ठंडी लहर के साथ तीर हवा में थम गया। उस बर्फ ने तीर को रोक दिया था। एडल्फ ने एक आइस स्पेल चलाया था। तुम ठीक हो कस? उसकी आवाज कांप रही थी। कस ने राहत की सांस ली। अंकल! अडोल्फ दौड़ते हुए आया और तुरंत एक स्पेल चलाया। क्यूर पॉइजन, उसने बताया। ये जहर बेहद खतरनाक है, पूरे शरीर को सुन्न कर देता है। पूरी तरह से हटाना मुश्किल होगा, हमें डिवाइन को वेड्स जाना पड़ेगा। लेकिन कस ने अचानक उसका हाथ झटक दिया। रुको जरा हटो। एडोल्फ हैरान रह गया। क्या हुआ? कस कुछ कदम पीछे हटी और फिर दौड़कर वाइसर से लिपट गई। उसके सीने में चेहरा छुपाकर बोली, धन्यवाद, तुमने फिर से मेरी जान बचाई। एडोल्फ इस नजारे से दंग रह गया। उसके मुंह से बस निकली कामस। आंखों में आंसू थे और दर्द। मैंने भी तो पूरी कोशिश की थी, वो बोला। लेकिन कस ने गुस्से में कहा, तो इतनी देर से क्यों आए? अब मैं सब बता दूंगी माँ को, हर बात। तभी एक रस्सी हवा में लहराई और वायसराय की गर्दन लपेट ली। आन ने फेंकी थी वो रोप। वो उसे अपनी ओर खींचना चाहती थी। अब चलो चुपचाप, ज्यादा वक्त नहीं है। लेकिन वाइसर टस से मस नहीं हुआ। आन ने हैरानी से उसकी ताकत देखी। ये हिल भी नहीं रहा। कस ने आन को देखा और हैरानी से चिल्लाई, फिर से तुम? वाइसर ने धीरे से गर्दन हिलाई और रस्सी को तोड़ दिया। लेकिन उसके मन में सवाल था, इस लड़की को इतनी जल्दी क्यों है? और तभी पूरे जंगल में एक अजीब दहशत फैल गई। चिड़िया आसमान की ओर उड़ गई, जैसे कोई खतरनाक शिकारी आ गया। आन ने ऊपर देखा और कांपते हुए फुसफुसाई, वो आ गई। वाइसर ने पूछा, कौन? उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और वो बोली, मैडम 8 लेग्स। वाइसर चौंका, लेकिन जवाब में जंगल के बीचों बीच एक भयंकर लकीर आसमान को चीरती हुई ऊपर उठी। बारबेरियंस चीख उठे, ये वही है, मैडम आ गई। कस ने वो विशाल स्ट्रक्चर देखा। ये कोई पिलर? वाइसर ने तुरंत कहा, नहीं, ये कोई साधारण चीज नहीं। वो बड़ा सा स्तंभ जो एक गहरे बैंगनी ऑरा से ढका था अचानक हट गया और उसके भीतर से निकली 8 लंबी शाखाओं जैसी टांगे। वो टांगे जमीन में आकर धंस गई और पूरा जंगल कांप गया। एडोल्फ घबरा गया। ये चीज यहाँ कैसे छुपी रह गई इतने समय तक? वाइसर का चेहरा गंभीर हो गया। ये वही है मैडम, 8 लेग्स, एक प्राणी जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। एस्टेरिस्क रेटिंग वाली ये मॉन्स्टर अब उनके सामने थी। उसने जोरदार चिल्लाहट की, इतनी तेज, इतनी दर्दनाक कि पूरा जंगल जैसे थर्रा उठा। हर कोई वहीं जम गया। उस विशाल मकड़ी जैसी आकृति को देखते हुए मैडम 8 लेग्स अब हावी हो चुकी थी। कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन वाइसर ने झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। चुप रहो, धीरे से फुसफुसाया। उसके पास आंखें नहीं हैं, लेकिन सुनने और महसूस करने की ताकत भयानक है। मैडम 8 लेग्स। वाइसर के ज़हन में एक पुराना किस्सा गूंजने लगा। रिग्रेशन से पहले किसी बूढ़े शिकारी ने कहा था, लेनवार माउंटेन की गहराइयों में मत जाना, वहां रहती है लारूज की आत्मा। वो डरावनी कहानी अब सामने जिंदा खड़ी थी। एम्पायर की मॉन्स्टर डिक्शनरी के कई संशोधन के बाद भी इस क्रीचर को बस एक ही नाम दिया गया, मैडम 8 लेग्स।
एस रिस्क, एक दिन में पूरे देश को तबाह करने की काबिलियत। तभी उस भयंकर मकड़ी ने एक चीख मारी, एक ऐसा शोर जो कानों की नसें तक फाड़ दे, और उसके मुंह से निकली हरियाली से भरी तेजाब जैसी तरल। जैसे ही पेड़ की शाखाओं पर गिरा वो धुआं बनने लगे, गलने लगे। वाइसर ने कस को खींचकर जमीन पर गिराया। नीचे रहो। एडोल्फ ने तुरंत एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया जो उन्हें बचा सके। उधर आउन नाम का बारबेरियन घबरा गया, उसके बालों पर एसिड गिर गया। चीखते हुए बोला, बचाओ। आन ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और झट से उसका बाल काट दिया। चिल्लाया क्यों? वो सुन लेती है। उसकी आवाज में इतनी ठंडी नाराजगी थी जैसे मौत खुद बोल रही हो। फिर उसने धीरे से कहा, अगर तू शामन का पोता ना होता तो अभी मार देती। आन ने एक इशारा किया, सभी पीछे हटो। एडोल्फ ने भी आदेश दिया, शांत रहो, भागो। और उसी केओस के बीच मैडम एट लेग्स हंसी जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों को तोड़ते देख रहा हो। बालक लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में बिखरने लगे, लेकिन बास्करविल और मॉर्ग लोग एक साथ भागे। बस यही गलती हो गई। उसने बड़े ग्रुप को निशाना बनाया। वो हमारी तरफ आ रही है, एडोल्फ ने गुस्से में कहा। एक मॉर्ग मेज आगे बढ़ा। सर, इसे मुझ पर छोड़िए, आग इसका कमजोर पहलू है। उसने जमीन पर मुट्ठी मारी और एक भयंकर फायर स्पेल चलाया। एक जोरदार विस्फोट हुआ, पूरा जंगल रोशनी में नहा गया। देखा, काम कर गया, मेज ने गर्व से कहा। लेकिन अगले ही पल उसके बगल में खड़े जादूगर के सीने से एक टांग आर पार हो गई। मैडम एट लेग्स वो वहीं खड़ी थी, जरा भी नहीं जली थी। चारों ओर खून बिखर गया और वो मेज कांपने लगा। एडोल्फ, कस और वाइसर भागते जा रहे थे। कस कांपती आवाज में बोली, ये कैसी डरावनी चीज है। वाइसर अचानक रुक गया, पीछे मुड़ा और उस राक्षसी मकड़ी को घूरने लगा। वाइसर, स्टाफर चिल्लाया, तू कर क्या रहा है? वाइसर बोला, अगर इसे रोका नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। किसी को इसकी टांगें बांधनी होंगी। स्टाफर बोला, मैं करता हूँ। वाइसर ने उसकी आंखों में देखा। क्या सच में तेरे बस का है? तू नहीं कर सकता, ये काम मेरा है। उसने तलवार की मूठ पर हाथ रखा। सर एडोल्फ की ओर मुड़कर बोला, समय नहीं है, फैसला लीजिए। एडोल्फ की आंखें भारी थी, कुछ हड़बड़ा गई। वाइसर, तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन वाइसर पीछे मुड़े बिना बोला, भागो जल्दी। एडोल्फ ने आंखें भींच ली और दौड़ पड़ा। हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कुछ चीखने लगी, वाइसर मत जाओ, वापस आओ। एडोल्फ ने उसका कंधा पकड़ा। मत हिलो, मत रोको उसे। विकोर अकेला खड़ा था उस राक्षसी औरत मैडम एट लेग्स के सामने। उसका हाथ तलवार की मुठ पर कसकर जकड़ा हुआ था, लेकिन फिर अचानक उसने अपनी पकड़ ढीली की और एक लंबी सांस ली। वो कुछ पल चुप रहा, सोच में डूबा। उसने खुद से पूछा, मैं क्यों लड़ रहा हूँ ये जंग? ना उसे बास्करविल टेरिटरी की तबाही से कोई मतलब था और ना ही उसे अलाइड फोर्सेस पर कोई भरोसा था कि वो मैडम एट लेग्स की बढ़ती ताकत को रोक पाएंगे। लेकिन फिर विकर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उसे एक मौका दिखा, एक रास्ता आजादी का। अगर वो इस लड़ाई में अपनी मौत को झूठा साबित कर सके तो ह्यूगो की नजरों से खुद को छिपा सकता था, कुछ वक्त खरीद सकता था उस 10वीं तकनीक को पूरी तरह सीखने के लिए जो अब तक उसके मन में गूंज रही थी। अगर वो उसमें सफल हो जाता, अगर वो अपनी ताकत को छुपाना और काबू करना सीख लेता, तो एक दिन वो लौटेगा अपने क्लैन, अपने तरीके से। अचानक उसके हाथ पर एक लाल रोशनी फैलने लगी और कुछ ही पल में बेल्ज़ेबब उसकी हथेली से बाहर आ गया। विकर समझ गया, अगर मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकी तो मैं आज यहीं खत्म हो जाऊंगा। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने रिवर स्टिक्स के आशीर्वाद से मिली सारी माना इकट्ठा की, बास्करविल की उच्च तकनीकों के लिए बचाकर रखी गई इथीरियल ऑरा को सक्रिय किया और अपने हाथ में थाम ली वो भयानक राक्षसी तलवार बबब। वो पूरा लाल आभा से घिर चुका था। उसकी आंखें जल रही थी एक तीव्र लाल रोशनी में। विकोर अब एक पल भी रुका नहीं। वो कूद पड़ा हवा में मैडम एट लेग्स की ओर। वो ऊपर हवा में ठहरा, उसकी आंखें नीचे गड़ी थी, सीधा उस राक्षसी औरत पर। जैसे ही उनकी नजरें टकराई, मैडम एट लेग्स चीख उठी। उसके शरीर में एक झटका दौड़ गया। विकोर का हाथ अब अंगारे जैसा कप रहा था। ऑरा की चमक अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। फिर विकोर बिजली जैसी गति से नीचे गिरा। बास्करविल की 5वीं तकनीक के साथ मैडम एट लेग्स अचानक महसूस करने लगी उसकी टांगें जमीन में धंस रही हैं, जैसे किसी ने जकड़ लिया। उसी पल विकोर का वार उसकी खोपड़ी पर गिरा, इतनी ताकत से कि उसका सिर जमीन में जा ढसा। दूर से एक चमकता हुआ लाल प्रकाश आसमान में उठने लगा। वो बहुत तेजी से फैल रहा था। एडोल्फ भागते हुए आया, कुस को थामे हुए। बास्करविल के तीनों बच्चे रोते हुए उस ओर भागे। एक भीषण लाल प्रकाश का गोला फट पड़ा। वो जगह अब जल रही थी जहां विकोर और मैडम एट लेग्स टकराए थे। खस ये सब देखती रही। उसके चेहरे पर सन्नाटा था। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चिल्ला उठे, विकोर! अब सिर्फ लाल रोशनी रह गई थी और एक शांत भयानक जंगल। और फिर सीन बदलता है। विकोर वैन बास्करविल का सिर एक गिलोटीन पर रखा हुआ था। उसकी आंखें शांत थी, ठंडी। उसके सामने ह्यूगो ला बास्करविले खड़ा था, चांदनी में नहाया हुआ। ह्यूगो ने अपना हाथ उठाया, इशारा किया। गिलोटीन का फंदा गिरा। विक्टर का सिर लुढ़कते हुए जमीन पर गिरा। चारों ओर खड़े लोग उसे नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। ह्यूगो ने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया। विकोर उसकी पीठ की ओर देखता रहा और सोचा आखिरकार ह्यूगो ने कर ही दिया। लेकिन तभी विकोर की आंखें खुली। वो एक अजनबी कमरे में था। अलग छत, एक पुराना बिस्तर, उसका शरीर पट्टियों से बंधा हुआ था। एक आंख पर पट्टी थी और गले में रस्सी का फंदा। उसका पूरा शरीर जख्मी था। मांसपेशियां, नसें, हड्डियां सब टूट चुके थे। हर सांस लेने पर ऐसा लग रहा था मानो दर्द
उसकी रूह तक पहुंच रहा। उसे याद आया मैडम 8 लेग्स का वो आखिरी वार जिसने उसकी हड्डियां तक हिला दी थी। शायद उसी वक्त हुए किसी विस्फोट की चमक ने उसे मौत से खींच लिया था और अब वो जिंदा था, लेकिन आधा मरा हुआ जैसा। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन दर्द का ऐसा तूफान उठता कि उसकी सांसें तक रुक जाती। वो फटी फटी आंखों से उस फंदे को देखता है जो उसके गले में पड़ा, और तब उसे एहसास होता है कि शायद किसी ने उसकी जान बचाई। विकोर चुपचाप बैठा था, जख्मी और सोच में डूबा। क्या सब कुछ मेरी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है? उसने धीरे धीरे आंखें मूंद दी। हाँ, ह्यूगो की नजरों से तो बच निकलने में वो सफल रहा था। एडोल्फ और कुछ गवाह थे जो उसकी मौत को सच मान चुके होंगे। अब उसे किसी सबूत की चिंता नहीं थी। वो उठकर कमरे से बाहर आया, आसपास नजर दौड़ाई। चारों ओर अजनबी लोग थे, कुछ कद में लंबे, शरीर से तगड़े, चेहरे पर जंगलीपन। बच्चे धनुष चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। विकोर समझ गया वो बलक कैंप में है, जिसे लोग गुलक कहते हैं, और तभी उसे एहसास हुआ मैं दुश्मनों के बीच हूँ, बस्करविल के कुदरती दुश्मनों के बीच। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वो जानता था इस हाल में भागना नामुमकिन है। तभी एक बलिष्ठ सी बारबेरियन लड़की कुछ गुलामों पर चिल्लाती दिखी, तेज चलो वरना भेड़िए काट खाएंगे। विकोर की निगाह उन गुलामों पर पड़ी। कुछ चेहरे जाने पहचाने लगे, बास्करविल और दूसरी क्लैंस के सैनिक। और मुझे क्यों जिंदा रखा गया? मुझे बाकी कैदियों की तरह मार क्यों नहीं दिया? तभी एक नाम सुना, आहान। विकोर ने जैसे ही उस बारबेरियन की शक्ल देखी, उसका चेहरा पहचान लिया। वही था जिसने एक बार कियोस्क को किडनैप किया था। आहान उसके पास आया और बोला, अच्छा है कि तुझे हमारी भाषा आती है, इससे तेरा मरना आसान होगा। विकोर कुछ नहीं बोला। आहान हंसा, एक गंदी सी मुस्कान के साथ बोला, शुक्र मना कि तू कमांडर का पालतू कुत्ता है, वरना अब तक तुझे उबाल चुका होता। पेट डॉग, ये शब्द विकोर के कानों में गूंजते रहे। उसके जहन में ह्यूगो की तस्वीर उभरी, उसकी जंजीर थामे उसे अपने नीचे झुकाने की कोशिश करता हुआ। और फिर विकोर की आंखों में आग सी जल उठी। आहान ठिठक गया। उसे महसूस हुआ विकोर से एक भयानक किलिंग इंटेंट निकल रहा है। उसने विकोर की आंखों में देखा और सहम गया। इतनी नफरत, इतनी आग। गुस्से से बौखलाया आहान बोला, अहंकारी कमीने, और एक जोरदार मुक्का विकोर के चेहरे पर मार दिया। विकोर जमीन पर गिर पड़ा। आहान गुस्से में भरा हुआ वहां से चलता बना। जाते जाते वो कह गया, जा ढूंढ अपने मालिक को। उस रस्सी के आखिरी छोर पर विकोर वहीं जमीन पर पड़ा। उसके चेहरे पर खून और धूल थी, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक चीज याद रख रही थी, आहान का चेहरा। मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा और एक दिन तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। विकोर उस रस्सी को पकड़कर चलने लगा, खुद से बड़बड़ाता, ये रस्सी कितनी लंबी है, मेरा मालिक कौन है? चलते चलते अचानक रस्सी खींच गई। वो चौंक कर रुका। सामने देखा एक छोटी सी झील थी और उस झील में नहा रही थी। हाँ, विकोर ठिठक गया। झील के किनारे खड़ा रहा, चुप, शांत, स्तब्ध। आन ने रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ा हुआ था। मुस्कुराकर बोली, लेट जा। विकोर को कुछ समझ नहीं आया। अचानक आन ने रस्सी खींची। विकोर हवा में उछल पड़ा और तभी एक तीर उसके बिल्कुल पीछे से गुजरा और सामने के पेड़ में धंस गया। अगर आन ने खींचा ना होता, वो तीर सीधा उसकी पीठ भेद चुका होता। आन बच्चों की ओर चिल्लाई, तुम्हें कहाँ कहा था प्रैक्टिस करने के लिए, भागो यहाँ से। विकोर अब जमीन पर पड़ा था। आन ने उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, याद है जब तूने मुझे गुलामों की नीलामी से आजाद किया था? उसने उंगली उठाकर कहा, हमारा उसूल है, जो भला करे उसे 2 गुना लौटा और जो बुरा करे उसे 10 गुना लौटा। विकोर ने पूछा, 2 बार कैसे बचाया तुमने मुझे? आन बोली, पहली बार जब तूने मुझे बचाया, दूसरी बार जब मैं उस विस्फोट के बाद वापस लौट कर आई, सिर्फ इस डर से कि कहीं तू जिंदा हो और मर ना जाए। अगर मैं ना आती तू अब तक मर चुका होता। विकोर सन्न रह गया। उसने पूछा, और ये रस्सी क्यों बांधा है मुझे? आन की आंखों में शरारत थी। उसने कहा, तू अपनी पार्टी में कोई बड़ा आदमी लगता है। मैं सोच रही हूँ अगर तुझे वापस बेचूं तो कितना मिलेगा? विकोर की आंखें फटी रह गई। अगर ये हॉस्टेज नेगोशिएशन शुरू हुई, ह्यूगो को सब पता चल जाएगा, उसकी पूरी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी, फिर वो दोबारा ह्यूगो की कैद में फंस जाएगा। विकोर अब गंभीर हो गया और आन मुस्कुराई। उसकी आंखों में थी एक शैतानी चमक। आन ने विकोर की आंखों में देखा और उसकी मुस्कान में अब एक नई बात थी। धीरे से बोली, उम्मीद मत रख कि कभी वापस अपनी पार्टी में लौट पाएगा, अब तू मेरा गुलाम है। विकोर की सांस हल्की सी थमी। फिर उसने देखा आन ने अपनी कमर से डैगर निकाली और उसकी गर्दन से बंधी रस्सी को काट दिया। विकोर ने अंदर ही अंदर एक राहत की सांस ली। शुक्र है मेरी प्लानिंग अभी तक टूटी नहीं है, लेकिन सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाया। आन ने वही डैगर उसकी ओर तान दी। अब तय करते हैं, तू मुझे क्या बुलाएगा? मुझे तो मास्टर कहलाना अच्छा लगता है। विकोर बिल्कुल शांत खड़ा रहा, चेहरा पत्थर जैसा, न कोई रिएक्शन, न कोई शब्द। आन उसकी आंखों में देखती रही और फिर हंस दी। तेरी ये बगावती आंखें मुझे पसंद है, पर डर मत, मैं तुझे प्यारा बना ही लूंगी। और फिर उसने मुंह फेर कर कहा, लेकिन उससे पहले हमें एक जगह जाना है। विकोर ने पूछा, कहाँ? आन ने मुस्कुराते हुए पलट कर देखा। अरे, जब किसी और की जमीन पर कदम रखते हैं तो सलाम करना तो बनता है ना। विकोर कुछ समझा नहीं, लेकिन आगे बढ़ चला। आन उसे लेकर एक भव्य तंबू की ओर ले जाने लगी। चलते चलते बोली, हमारे यहाँ अगर किसी के पास सोने की जगह ना हो तो दोस्त की झूले में सो लेता है। अगर भूख लगी हो तो किसी अमीर के घर चला जाता है। यही हमारा ब्लैक तरीका है, सब साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह। विकोर ने ध्यान से सुना, फिर धीमे से कहा, लगता है यहाँ प्राइवेट चीजों की वैल्यू नहीं है। आन ने मुस्कुरा कर उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तंबू अब सामने था, बड़ा, विशाल और शाही। आन ने उसकी ओर इशारा किया। वो रहा, मैट्रियार्च का घर। विकोर चौंका। मैट्रियार्च? आन ने पर्दा हटाया और अंदर चली गई। अंदर से आवाज आई, माँ हम आ गए। विकोर सन्न रह गया। माँ? उसका मन उलझने लगा। मतलब खुद मैट्रियार्च की बेटी है?
तंबू के अंदर एक भव्य सिंहासन था जिस पर कई जानवरों के कटे हुए सिर सजे थे। भालू, जैगुआर, मगरमच्छ और हर सिर में एक तीर धंसा हुआ। और उस सिंहासन पर बैठी थी एक गर्व से भरी महिला, आंखों में तेज, चाल में भारीपन। आन और विकोर एक साथ उसके सामने खड़े हुए। आन कुछ बोलती उससे पहले ही मेट्रियार्क उठी और बोली, अच्छा तो तुम वही लड़का हो जिसकी बातें सुन रही थी मैं। आन चौंकी, क्या आपने इसकी बात कब सुनी? विकोर समझ चुका था, ये वही औरत है, वही नाइट फॉक्स जिसने ह्यूगो की नाक पर निशान छोड़ा था। इसी के डर से मैं उस पहाड़ से नहीं गुजर पाया था। उसका मन अतीत में भटकने लगा। अगर उस वक्त मेरा सामना इससे हो गया होता तो क्या होता? उसने स्थिति का आकलन किया। सीधा टकराव, पिटार 0% बचने की संभावना, असैसिनेशन 0%, भागना सिर्फ 20%। मेट्रियार्क ने अब विकोर की ओर देखा और कहा, तेरा चेहरा देखा है मैंने कहीं। विकोर के दिमाग में खलबली मच गई। क्या ये औरत सिर्फ इंस्टिंक्ट से पहचान लेगी कि मैं ह्यूगो से जुड़ा हूँ? तभी आन बीच में कूद पड़ी। माँ, आप जानती हैं एम्पायर के मर्द तो सब एक जैसे दिखते हैं। मातृका मुस्कुराई, फिर बोली, तो अब तू बताएगी इस लड़के का क्या करना है? आन बोली, ये काम का है। इसी ने मैडम 8 लेग्स पर हमला किया था। अगर इसे ठीक से संभाले तो फायदेमंद साबित होगा। मेट्रियार्क ने चेताया, अपनी औकात से ऊपर उड़ने वालों को अक्सर बहुत दर्द होता है। बिना सोचे करे कोई कदम न उठाना। फिर उसकी नजर वापस वाइकोर पर गई और उसने कुछ ऐसा कहा जिसने विकोर को भीतर तक झकोड़ दिया। इसके शरीर का क्या है? टूटा फूटा है, पर जब तक बीज सही है उसके शब्द अधूरे ही थे। हाँ, अचानक बीच में बोल पड़ी, आवाज में घबराहट थी। माँ, मेरी असली मंशा कुछ और है। आन अचानक घबरा गई, आंखों में घबराहट, आवाज में लड़खड़ाहट। मैं इसे गुलाम बनाकर रखना चाहती हूँ। विकोर ने देखा, अभी अभी तो मास्टर वाली बात कह रही थी, अब अचानक ये नया नाटक। मेट्रियार्क की नजर गहरी हो गई। तू तो पहले कह रही थी ये सिर्फ एक गुलाम है, अब ये बदलाव। आन ने झट से सफाई दी, नहीं माँ, मेरा मतलब था मैं इसे हंटिंग में मदद के लिए रखूंगी, बस इतना ही। मेट्रियार्क मुस्कुराई और उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे मालिक चाहे अपना गुलाम वैसे ही रख सकता है। आन का चेहरा लाल हो गया, शर्म से नहीं किसी और अनकहे भाव से। उसकी नजर धीरे धीरे वाइकर की ओर खिसकी और वहां वाइकर पूरी बातों से अलग, एकदम शांत खड़ा था। उसकी आंखें तंबू के ऊपर लगी वुडन बीम पर टिकी थी जिससे पूरी छत टिकी थी, मानो उस पल वो कहीं और खो गया। तंबू से बाहर निकलने के बाद विकोर ने अचानक बात छेड़ी, तुम्हारा नाम क्या है? आन चौंकी, आंखें फैल गई। क्या कहा तूने? तू मुझसे सवाल कर रहा है? एक गुलाम, विकोर ने शांत आवाज में जवाब दिया। मैं तुम्हें मास्टर नहीं कहने वाला, तो नाम जानना जरूरी है। आन के चेहरे पर दोबारा वही हल्की सी लाली आ गई। धीरे से मुंह घुमाकर बोली, आन। विकोर ने सिर हिलाया, मैं विकोर हूं, अब बताओ तुम्हारा अगला हुक्म क्या है? आन ने नजरें तरेरी, गुस्से में चिल्लाई, गुलाम को मेरे नाम से बुलाने की इजाजत नहीं है। पर उसी पल वो मुस्कुरा दी, ठीक है, तुम्हारा पहला काम है एक घर बनाओ जहां तू अब रहेगा। अंदर ही अंदर आन के चेहरे पर संतुष्टि थी। अब असली संतुलन बनेगा। ये इंपीरियल लोग सिर्फ लड़ना जानते हैं, घर बनाना नहीं। पर वाइकर बस मुस्कुराया, ये काम अच्छा लगा मुझे। कुछ वक्त बाद आन वहीं खड़ी थी, हक्की बक्की। उसके सामने एक खूबसूरत टेंट खड़ा था, सजीव, मजबूत और पूरी तरह प्रैक्टिकल। आन की आंखें उस टेंट से हट ही नहीं रही थी। ये कैसे बना दिया इसने? इतनी चोटें, इतना थका हुआ शरीर। फिर भी वो नीचे रखे कुछ टूल्स को देखती रही जो वो वाइकोर के लिए लाई थी, लेकिन अब सब बेकार लग रहे थे। वाइकोर वहीं खड़ा हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बनावट को देख रहा था। तबाही के वक्त सिर्फ तलवारबाजी से कोई नहीं बचता। जिंदा रहने के लिए इंसान को हर स्किल सीखनी पड़ती है। आन की नजर टेंट के बाहर लगे ड्रेन्स पर गई। ये तो परफेक्ट है, विकोर ने अचानक कहा। मेट्रियार्क का टेंट बहुत कमजोर है। आन चौंक गई। तुमने मेरी माँ के घर के बारे में क्या कहा? विकोर ने समझाया, बारिश में ये सेंट्रल पिलर हिलता है जिससे लीकेज होगा। सोल्यूशन है उस पहाड़ी से लाइमी मिट्टी और ग्रेवल लाना, फिर ब्रिक्स बनाकर उस पिलर को रीइंफोर्स करना। आन ने बिना झिझक कहा, कर दो जैसे करना है। विकोर ने मिट्टी उठाई, उसे कंटेनर में भरा, ब्रिक्स मोल्ड में डाली, फिर फायर से उन्हें मजबूत किया। कुछ समय बाद आन और विकोर मेट्रियार्क के तंबू के बाहर खड़े थे। आन ने माँ को सब बताया। मेट्रियार्क ने ऊपर देखा, छत को देखा, फिर उस पिलर को। एक पल को जैसे वो स्तब्ध रह गए। इतनी बार कोशिश की, कभी नहीं समझ आया। असल प्रॉब्लम ये पिलर था। फिर उसकी नजर आन पर गई। तेरी चॉइस सही निकली, तू एक सही मेल ले आई है। और फिर विकोर की ओर देखा। अब से बैरिक्स की ये छोटी मोटी टेक्निकल चीजें तू ही संभालेगा। कुछ दिन बाद विकोर पानी के पास बैठा कपड़े धो रहा था। आन पीछे से आई और आवाज लगाई, थक नहीं गाया? यूं ही गुलामों की तरह काम करते करते। विकोर ने हल्का सिर घुमाया, इतना बुरा भी नहीं है। पर अंदर ही अंदर सोचा, बास्करविल्स के खून से सने पलों से तो ये शांति कहीं बेहतर है, अंडरडॉग सिटी के सड़कों से ये गांव अच्छा। आन ने विकोर की तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराई और फिर बोली, तू बड़ा डिसिप्लिन्ड लगता है, गुलाम होकर भी कोई शिकायत नहीं करता। विकोर ने बिना हिचक कहा, क्योंकि ये काम वाकई उतना बुरा नहीं है। आन ने सिर झटक दिया, मत बहादुरी दिखा, मुश्किल काम तो मुश्किल ही होता है। वो दोनों अब धीरे धीरे वापस लौटने लगे। चलते चलते आहान ने एक पल को ठहर कर कहा, ऐसे एटीट्यूड से मत चल, अगर तूने ठीक से काम किया तो मैं तेरा साथ दूंगी, सर्वाइवल में भी, ड्राइव में एडजस्ट होने में भी। विकोर ने उसकी ओर देखा, और अगर मैंने सब ठीक किया तो? आन ने हल्की मुस्कान दी और धीरे से बोली, तो तेरे हाथों की ये रस्सी खोल दूंगी। विकोर थोड़ी देर उसे निहारता रहा, उसकी नजरें उसकी आंखों में कुछ ढूंढने लगी। फिर शांत आवाज में पूछा, क्या करना होगा मुझे? आन हंसी, अच्छा है, अब तू सच्चा बन रहा है। फिर उसकी आंखों में चमक आई, कल मेरे साथ हंटिंग पर चल और एक बड़ा शिकार पकड़ के ला। विकोर थोड़ा चौंका, हंट? इतना बड़ा शिकार क्यों? आन ने गंभीरता से कहा, हमारे वॉरियर्स कई दिनों से कुछ बड़ा पकड़ ही नहीं पा रहे, बच्चे बिना मांस के दिन बिता रहे हैं। अगर तू बड़ा शिकार ले आया तो शायद तेरा स्टेटस
गुलाम से बदलकर कॉमनर हो जाए। और फिर एक प्लेफुल अंदाज में उसने विकोर की पीठ पर जोर से थपकी मारी। तू हल्की चीजें तो उठा ही लेता है, मेरी मदद करेगा, ठीक है? विकोर की आंखें थोड़ी सी कुड़ी, पीठ पर जलन सी उठी, पर उसने कुछ नहीं कहा। आन ने मजाक उड़ाया, शुक्र मना, तू बेलैक्स हंटिंग कमांडर की गुलामी कर रहा है। थोड़ी देर सोचकर विकोर ने जवाब दिया, ठीक है मैं चलूंगा। आन का चेहरा चमक उठा, उसके गालों पर हल्की लाली आ गई। कल सुबह हम निकलेंगे। विकोर ने उसकी मुस्कान पर ध्यान दिया। क्या तुम मुस्कुरा रही? आन ने झट से मुंह मोड़ लिया। मैं बिल्कुल नहीं, लेकिन दूर एक और जुड़ी आंखें ये सब देख रही थी, पेड़ों की ओर से। आहान, उसकी आंखों में गुस्सा था, जलन थी। विकोर को घूरता रहा, ये घटिया इंसान आन के इतने करीब कैसे आ गया? दूसरी ओर BAC के शमान ओमान ने अपनी हथेली जलते हुए चारकोल में डुबोई और उसे बाहर निकालकर एक सिग्नल दिया, हाजिंग शुरू करो। एक लाइन में बारबेरियन हंटर्स खड़े थे, एक एक कर ब्लेसिंग लेने की तैयारी में। ओमन ने आवाज लगाई, ब्लेसिंग ना लोगे तो शिकार मुश्किल होगा। आन ने वाइकोर को ये सब समझाया, ये मार्किंग्स इसलिए लगाते हैं ताकि डेथ गॉड उनके चेहरे पहचान ना पाए, क्योंकि हर शिकार उनके भीतर थोड़ी गिल्ट छोड़ जाता है। विकोर ने धीरे से कहा, तो बालक ट्राइब के पास भी एक शामन है। पीछे से एक लड़की ने कहा, शामन हमेशा बकबक करता है। उसका साथी हंसकर बोला, जाने दो, अपनी जगह बनाए रखना जरूरी है उसके लिए। लड़की ने शक जताया, उसकी ब्लेसिंग कई बार बेकार गई, हम तभी बुलाते हैं जब बहुत जरूरी हो। विकोर ने सुना और मन ही मन सोचा, तो यहाँ भी लोग ब्लाइंडली किसी पर भरोसा नहीं करते। बाकी जगहों से ये ट्राइब ज्यादा अलग नहीं है। कुछ देर बाद आन का चेहरा चारकोल से भरा हुआ था, एकदम अजीब सी मार्किंग्स। विकोर ने हंसते हुए देखा, तुम्हारा चेहरा बहुत सीरियस लग रहा है। आन ने गुस्से से मार्किंग्स पोंछ दी, मुझे उस शमान से बिल्कुल नहीं बनती। वो झुकी और एक चीज निकाली, एक कॉलर। विकोर ने उसे पकड़ा, ये कुत्ते का कॉलर। आन ने खुद भी एक पहन लिया, ये हमारी गर्दन बचाता है जब कोई शिकारी जानवर गले पर वार करता है। विकोर ने कॉलर को देखा, फिर उस जंगल की ओर। अब जब यहाँ हूँ ही तो यहीं की तरह जीना सीख लेता हूं। आन और विकोर अब एक विशाल भेड़िए पर सवार थे। आन ने पीछे मुड़कर कहा, मेरी कमर पकड़ो वरना गिरोगे। विकोर ने कहा, मैं संभाल लूंगा। लेकिन अगले ही पल विकोर भेड़िए से नीचे गिर पड़ा। आन ने पीछे देखा और हंसते हुए चिल्लाया, कहा था ना पकड़ो, अब भुगतो। विकोर जमीन पर पड़ा, सोच में डूबा, क्या मैं इस हालत में फिर उठ पाऊं? जैसे ही विकोर ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कोई पहले से वहां मौजूद था। आन, वही बारबेरियन वॉरियर जो चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। आन भेड़िए से उतरी और जोर से चिल्लाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? आन ने उसकी बात अनसुनी करते हुए विकोर की तरफ देखा, तू अपनी गुलामी के साथ खेलने आई है। आन की आंखें सिकुड़ गई, ये मेरी मर्जी है, तुझे क्या? आन आगे बढ़ा और ऐलान किया, इस बार का सबसे बड़ा शिकार मैं पकड़ूंगा, अगली जॉइंट हंट में टीम का कैप्टन मैं बनूंगा। फिर उसने अपनी बात में और वजन डालते हुए कहा, मैं अपने दादा की इज्जत दांव पर लगाता हूं। आन चौंक गई, तू अपने दादा की लेगेसी को शिकार के नाम पर दांव पर लगाएगा? तू तो बस शामनिज्म की बातें जानता है। और तभी बिना किसी चेतावनी के आहान ने जोरदार लात मारी विकोर के चेहरे की तरफ। आहान चीख पड़ी, आहान तू कर क्या रहा है? विकोर जमीन पर गिरा और आहान ने उसका मजाक उड़ाया, इस घायल आदमी को तू अपना हंटिंग असिस्टेंट बनाएगी? आहान गुस्से से भरी हुई थी, पर तभी उसने कुछ नोटिस किया और मुस्कुराई। धीरे से बोली, एक बार अपनी कमर देख जरा, फिर ऐसी बातें करना। आहान ने घबराकर नीचे देखा और उसकी आंखें फट गई, उसकी क्विवर और तीर गायब थे। वाइकोर धीरे से उठा, मुंह से थोड़ा खून थूका और हाथ में आहान के तीरों का बंडल पकड़ते हुए कहा, अपने हथियारों को वैसे ही पकड़कर रखना चाहिए जैसे कोई अपनी प्रेमिका को पकड़ता। आहान सन्न रह गया, उसके चेहरे पर हैरानी थी और गुस्सा उबाल मार रहा था। आहान तो जोर से हंस पड़ी, वाह विकोर, ये तो शानदार था। लेकिन आहान बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने गुस्से में विकोर की ओर मुक्का फेंका, घमंडी गुलाम। लेकिन मुक्का पड़ने से पहले ही आहान ने अपना धनुष बीच में लाकर वार रोक दिया। बस आहान, उसकी आवाज ठंडी लेकिन कड़क थी, तू किसके गुलाम को सजा दे रहा है? आहान ने चिल्लाकर कहा, वो गुलाम है और उसने बालक वॉरियर का अपमान किया। वहीं पीछे से टियान ने भी कहा, तू वीकर के सामने तो बिल्कुल लाचार लग रही है। आहान भड़क उठी, क्यों? क्योंकि मैं उसका बचाव कर रही हूँ। आहान जरूर उगलते हुए बोला, या फिर तुझे इस गुलाम से कोई फीलिंग्स हो गई है? आहान ने माथा पकड़ लिया, फिर शांत होकर कहा, हाँ वो गुलाम है और अगर कुछ गलत किया है